एक ऐसा लड़का जिसे पूरे स्कूल में मजाक उड़ाया जाता था, एक एस ग्रेड का फूहड़ अहंकारी जो गलती से कोई दवा निगल लेता है, लेकिन वो 3 दिनों में 10 लाख विस्फोटक ताबीज तैयार कर लेता है, सिर्फ उस बॉस को मारने के लिए जिसे कोई नहीं छूता। सभी ने मुझे मूर्ख समझा, मेरी मौत की दुआएं दी, यहाँ तक कि मेरी एस ग्रेड की आर्मी मैच गर्लफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दिया और सीधा किसी अमीर घराने के लड़के की बाहों में जा बैठी। लेकिन उन्हें क्या पता, मेरे कपड़े भले ही खराब हों, पास पैसे न हो, लेकिन मन में एक विचार आते ही हजारों ताबीज हाजिर। जब मैंने कुमुजेन गांव में अपना 10 लाखवां विस्फोटक ताबीज खरीदा तो सिस्टम ने सिर्फ एक शब्द कहा और फिर एक ऐसा धमाका हुआ कि मैं सीधा आसमान में जा उछला, 0 से सीधा 20 के पार, एक ही झटके में। जिस औरत ने मुझे छोड़ा था वो अपने नए प्रेमी के साथ नीलामी घर के बाहर खड़ी थी, मेरे बेचे गए सामान की बर्बादी देखने। और उस वक्त मंच पर छोटी मूंछों वाला निर्देशक गंभीरता से कह रहा था, भार्गव, जागृति के बाद आप एक सुपर हीरो बन जाएंगे, आपको जनता की रक्षा करनी है, बुराई का नाश करना है। मैंने फिर से कामना की कि हर कोई अपना मनचाहा पेशा जगा पाए और शायद इस पीढ़ी में मानवता अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके। लेकिन नीचे बैठे छात्रों को इससे कोई मतलब नहीं था। एक पीढ़ी के बाद दूसरी, कितने साल बीत गए, इंसान तो सुपर हीरो बन गए लेकिन राक्षस भी कमजोर नहीं हुए। जमीन वापस लेने की तो बात ही छोड़ो, रक्षा और बुराई का नाश कर सकते हैं सब, लेकिन करता कौन है? नहीं तो दुनिया में खतरनाक इलाके न होते। टेलीविजन पर खतरनाक इलाकों की खबरें देख रहा लू युआन भी आज पेशा जगाने की प्रतीक्षा कर रहा था। खतरनाक इलाकों का रहने वाला होने के नाते उसे उम्मीद थी कि वो एक मजबूत पेशा जगा लेगा, लेकिन इस दुनिया में शहर के बाहर राक्षसों का राज है और हर तरफ घने जंगल। बिना सुपर पावर के कुछ नहीं हो सकता। जल्द ही निर्देशक ने शिक्षकों को नाम पुकारने को कहा और एक एक करके सारे छात्र मंच पर चढ़ते गए, पेशा जगाने वाली मशीन में हाथ डालते गए। वो एक 3 मीटर ऊंचा विशाल अंडा जिस पर रहस्यमयी चमकती लकीरें बह रही थी। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता था और पेशा जगा सकता था। हाई ग्रेड एलो वॉरियर अगला, वांग्यान बिल्डर अगला, गोंग जियानशो। शुरुआत में सबने निम्न और मध्यम दर्जे के पेशे जगाए जिससे कोई खास हलचल नहीं हुई, लेकिन कुछ छात्रों के बाद लियू शुआंग एसएस ग्रेड आर्मी मैच। क्या एसएस ग्रेड? हमारे स्कूल में ये पहली बार कोई एसएस ग्रेड पेशा जगा रहा है। लियू शुआंग ने न सिर्फ किसी को धोखा दिया बल्कि एसएस ग्रेड पेशा भी जगा लिया। क्या ये भगवान का आशीर्वाद है? एसएस ग्रेड तो ठीक है, लेकिन आर्मी मैच, इस पेशे को बढ़ने के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए। और अगर मुझे ठीक से याद है तो लियू शुआंग तो गरीब इलाके से है ना, उसके पास तो अपने पूर्व प्रेमी का सहारा है। पूर्व प्रेमी का सहारा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे क्या चाहेगी? चुप रहो, सामने लू युआन को नहीं देख रहे हो? वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये आवाजें बहुत धीमी थी लेकिन लू युआन तक पहुंच गई। हाँ, अभी एसएस ग्रेड आर्मी मैच जगाने वाली लड़की शुआंग उसकी प्रेमिका थी और खतरनाक इलाकों में उसकी सबसे करीबी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था जो भी मजबूत पेशा जगाए वो दूसरे का ख्याल रखेगा। लेकिन अब उसने एसएस ग्रेड पेशा जगा लिया। क्या लू युआन के पास उससे मजबूत होने का कोई मौका था? उसे नहीं पता था, लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई, चाहे उसे कोई भी पेशा मिले वो खुद को मजबूत बनाएगा और दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। लू युआन ने लियू शुआंग की तरफ देखा, फिर वापस अपनी कक्षा में जाकर सहपाठियों की बधाइयों का जवाब दिया। उसने फोन निकाला और मैसेज करने लगी, शायद अपने माता पिता को खबर सुना रही थी। लू युआन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो बस इंतजार करता रहा। करीब 1 घंटे बाद उसकी बारी आई। लू युआन पेशा जगाने वाली मशीन में गया और उसे एक अनोखी ऊर्जा ने घेर लिया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अनगिनत रून्स दिखाई दिए। उसने स्कूल में पढ़ा था, ये ताबीज पेशा था। और जैसे ही उसने ये सोचा, एक जानकारी उसके दिमाग में उतरी, जागृति सफल। एसजी ताबीज, प्रारंभिक ताबीज, विस्फोटक ताबीज। लू युआन की जागृति समाप्त हुई। मंच पर खड़े शिक्षक ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, लू युआन, एसजी ताबीज सबसे बेकार पेशा, क्योंकि बाकी एसजी पेशे बाद में कौशल सीख सकते थे, राक्षसों को मारकर कौशल पुस्तकें पा सकते थे, लेकिन ताबीज वालों को आज तक किसी ने राक्षसों से ताबीज नहीं गिरते देखा। इसलिए नए कौशल सीखना नामुमकिन और पेशा बदलने पर बाकियों को एक कौशल मिलता है, लेकिन ताबीज वाला चाहे 30वें स्तर तक पहुंच जाए, पेशा बदलने पर सिर्फ स्तर बढ़ सकता है, कोई नया कौशल नहीं। का भी नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर तुम ताबीज जगाओ तो ये एक साधारण ड्राइवर बनने से भी बुरा है। लू युआन मशीन से बाहर आया, भविष्य के लिए निराश, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, बधाई हो मालिक, ताबीज पेशा सफलतापूर्वक जगाया गया, पेशा प्रणाली सक्रिय। ताबीज पेशे में कमी का पता चला, अब अपग्रेड किया जा रहा है। EX ग्रेड ताबीज, निष्क्रिय प्रतिभा 1। ताबीज उपयोग में कोई देरी नहीं, कोई सीमा नहीं, निष्क्रिय प्रतिभा 2। हर 5 स्तर पर नया ताबीज प्राप्त करें। लू युआन को समझ में आ गया, ये कोई भ्रम नहीं, उसने सच में एक सिस्टम सक्रिय कर लिया था। एक पुनर्जन्म लेने वाले के तौर पर उसका ताबीज पेशा बदल चुका था और उसे 2 अद्भुत निष्क्रिय प्रतिभाएं मिल चुकी थी। लू युआन जानता था आगे का रास्ता बिल्कुल अलग होने वाला था, वो अजय होने वाला था। जब वो शुआंग के पास भविष्य की योजना बनाने जा रहा था कि आगे कैसे स्तर बढ़ाना है, कैसे मिलकर आगे बढ़ना है, तभी लियू शुआंग खुद उसकी तरफ आई। लू युआन ने साफ देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और लू युआन का दिल डूब गया। लियू शुआंग उसके सामने आई, आधा मिनट रुकी और फिर जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया, लू युआन चलो अलग हो जाए। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन आस पास के सभी लोगों ने सुन लिया और तुरंत
तुरंत उनकी तरफ देखने लगे। इतने सारे लोगों को देखकर शुआंग शुआंग शायद शर्म महसूस कर रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसे समर्थन चाहिए था। उसे अपने स्तर बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। और लू युआन के साथ, एक ताबीज वाले के साथ, क्या वो कौशल पुस्तकें खरीद पाती? बस उसके मन में कई बहाने आ रहे थे, लेकिन लू युआन का जवाब उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। ठीक है, सिर्फ ठीक है, सिर्फ ठीक है। लू युआन को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नाटकीय मोड़ उसकी जिंदगी में आएगा, लेकिन चूंकि उसने ये रास्ता चुन लिया, वो उसका सम्मान करेगा। भले ही उसके पास कोई सिस्टम न हो, वो सिर्फ एक बेकार व्यक्ति हो, फिर भी वो मान लेता। ऐसी औरत के लिए रोने की जरूरत नहीं। लियू शुआंग शुआंग के मुंह पर आए सारे बहाने रुक गए। आखिरकार उसने कहा, लू युआन, मुझे उम्मीद है तुम मुझे बुरा नहीं मानोगे। हम अब एक दुनिया के लोग नहीं रहे। साथ रहना हम दोनों के लिए दुखद होगा। हाँ, जैसा तुमने कहा, हम वाकई एक दुनिया के नहीं। लू युआन ने सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगा। तभी एक अच्छा सा सूट पहने छात्र उसके सामने आ गया। लू युआन, मैंने कहा था न, पढ़ाई में टॉपर होने से क्या फायदा? जब ग्रेजुएशन आएगा लोग अपना फैसला खुद कर लेंगे। वैसे शुआंग शुआंग की खातिर अगर तुम चाहो तो मेरे घर में दरबान की नौकरी मिल सकती है। लू युआन इस शख्स को पहचानता था। लॉन्ग हाओचेन, झू चेंग के लॉन्ग परिवार का युवा मालिक, जो पहले कई बार लियू शुआंग शुआंग को प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। लेकिन अब पैसे के लिए शायद उसने हाँ कह दिया। उस वक्त लियू शुआंग शुआंग को लू युआन से कुछ उम्मीदें थी, क्योंकि लू युआन पढ़ाई में हमेशा अव्वल था। शायद वो कोई मजबूत पेशा जगह लेफ्टिनेंट जो भविष्य में उसके काम आ सके। लॉन्ग हाओचेन की तुलना में लू युआन ज्यादा हैंडसम था, और अगर उसके पास पैसा और ताकत होती तो कोई भी समझदार औरत उसे ही चुनती। आज जब लियू शुआंग शुआंग ने अपना पेशा जगाया, लॉन्ग हाओचेन ने उसे मैसेज किया। उसे पता था कि उसका पेशा बहुत खर्चीला है, फिर भी उसने लॉन्ग हाओचेन को मना कर दिया और लू युआन का इंतजार किया, क्योंकि उसे यकीन था कि लू युआन उससे सच्चा प्यार करता है। अगर वो एक अच्छा पेशा जगा लेता तो वो उसके लिए पैसे कमाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन जब उसने लू युआन का पेशा देखा, एसजी ताबीज, एसजी तो ठीक था, लेकिन ताबीज सबसे बेकार पेशा, तो उसने बिना किसी देरी के लॉन्ग हाओचेन को हाँ कह दिया। अब लॉन्ग हाओचेन की बातों पर लियू शुआंग शुआंग उसके पास आई और धीरे से बोली, हाओचेन चलो। और वो लू युआन की तरफ देखे बिना उसे लेकर चली गई। बेचारा लू युआन, कोई और पेशा जगाता तो ठीक था, लेकिन ताबीज, उसे खुद ही अपनी किस्मत को कोसना चाहिए। अगर मैं शुआंग शुआंग होती तो मैं भी लॉन्ग हाओचेन को चुनती। मेरे हिसाब से तो शुआंग शुआंग को शुरू से लू युआन की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहिए था। चुप रहो, क्या मरना चाहते हो? अब शुआंग शुआंग एसएस ग्रेड आर्मी मैच है, क्या तुम अब भी उसके बारे में बुरा बोलने की हिम्मत रखते हो? लू युआन ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सब बेकार की बातें थी। वो वापस खतरनाक इलाकों में अपने घर आया। दीवारों में दरारें। ये छोटा सा घर उसके माता पिता की देन थी। उसकी माँ खराब स्वास्थ्य के कारण और खतरनाक इलाकों में अच्छी चिकित्सा सुविधा न होने के कारण लू युआन के 5 साल की उम्र में ही मर गई थी। उसके पिता की मौत तब हुई जब लू युआन 12 साल का था। वो लियू शुआंग शुआंग के पिता के साथ शिकार करने गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। उस बार लियू शुआंग शुआंग के पिता भी बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा। उसके बाद उन्होंने फिर कभी शिकार करने की हिम्मत नहीं की और शहर में ही कोई मामूली काम करके गुजारा करने लगे। लू युआन आज तक जिंदा है तो सिर्फ संघीय सरकार की नीति की वजह से, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और जीवन यापन का खर्च मिलता है, लेकिन 18 साल के बाद उन्हें खुद कमाना होता है। पेशा जगाने के बाद संघीय सरकार उनका पालन पोषण नहीं कर सकती। लू युआन घर आया और टूटी सोफे पर बैठ गया। अगले दिन की योजना बनाने लगा। शायद उस जगह की सबसे ज्यादा जरूरत है। अचानक उसे वो जगह याद आई जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था। कुमुजेन, 30वें स्तर का एक जंगल। कुमुजेन में कोई छोटे राक्षस नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक बॉस रहता था जो जंगल के एक गहरे कुएं में छिपा था। वो बॉस खुद हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई उस पर हमला करता तो वो कुएं से बाहर निकलता और शिकार करना शुरू कर देता। वो बॉस इतना डरावना था कि 30वें स्तर से नीचे कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था और 30वें स्तर से ऊपर के लोग उस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए आज तक कोई उसे मार नहीं पाया था। ऐसा बॉस जो मुझे तैयारी का मौका देता है, अगर मैं उसे नहीं मारता तो मैं उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय करूंगा और बदला भी तो लेना है। लू युआन ने अपना वर्तमान ताबीज, अविस्फोटक ताबीज के बारे में सोचा। उसे आदेश देना पड़ता था, यानी अगर वो नहीं चाहता तो वो फटता नहीं, और वो दसियों हजार लाखों ताबीज तैयार कर सकता था। 10 लाख विस्फोटक ताबीज उस बॉस को उड़ाने के लिए काफी थे। बेशक विस्फोटक ताबीज हमेशा के लिए स्टोर नहीं किए जा सकते थे। उनकी अवधि सिर्फ 6 घंटे थी। बाकी ताबीजों की भी यही सीमा थी। अगर ये सीमा न होती तो ताबीज इतना बेकार पेशा न होता। 6 घंटे दूसरे ताबीज वालों के लिए बहुत कम थे, क्योंकि उन्हें हवा में रून्स बनाकर ताबीज बनाने पड़ते थे। लेकिन लू युआन को बस एक विचार की जरूरत थी और एक सेकंड के अंश में ताबीज तैयार। उस रात उसने अच्छे से आराम किया और अगली सुबह शहर के दक्षिणी दरवाजे पर पहुंचा। वहां के गार्ड ने पूछा, छोटे भाई कहाँ जा रहे हो? शहर के दरवाजे से कई रास्ते निकलते थे, सुरक्षित रास्ते जो जंगलों तक जाते थे, जहाँ राक्षस नियमित होते थे और लोग वहाँ स्तर बढ़ाने जाते थे। लेकिन असुरक्षित रास्ते शहर के बाहर जाते थे, जहाँ राक्षसों का कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए आमतौर पर एक बार से कम पेशा बदलने वालों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं होती और एक बार वाले भी अकेले नहीं जाते। लू युआन इतना छोटा था कि गार्ड ने तुरंत समझ लिया ये कोई नौसिखिया है जो स्तर बढ़ाने जा रहा है। 3रे नंबर के जंगल। गार्ड ने तुरंत उसके लिए दरवाजा खोला।
तीसरे नंबर का जंगल। ठीक है, दरवाजा खुला, सीधा रास्ता जहाँ 5-6 लोग पहले से मौजूद थे। कुछ लोगों ने लू युआन को पहचाना और आश्चर्य से सोचा ये अकेले कैसे आ गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लू युआन ने एक सीट चुनी। कुछ मिनट बाद 2 और लोग आए और फिर आधे घंटे बाद बस ने चलना शुरू किया। आधे घंटे बाद वे तीसरे नंबर के जंगल क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ सिर्फ एक ही जंगल नहीं था बल्कि कई जंगल थे, लेकिन एक जंगल के दरवाजे पर कोई नहीं था। वही जंगल जहाँ लू युआन जा रहा था, कुमुजेन बॉस को मारने। जब लू युआन कुमुजेन की तरफ बढ़ा तो उसने 2 परिचितों को अपनी तरफ आते देखा, लॉन्ग हाओचेन और लियू शुआंग, और उनके पीछे एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो उन्हें स्तर बढ़ाने में मदद कर रहा था। लू युआन, मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले यहाँ अभ्यास करने आओगे। शायद तुम्हें डर है कि मेकअप करने से पहले ही कोई राक्षस तुम्हें खा जाए। क्या तुम इतने निराश हो? लॉन्ग हाओचेन ने व्यंग्य किया। लू युआन, वापस चले जाओ, कोई तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाना चाहता। अकेले जाना बहुत खतरनाक है। लियू शुआंग ने बड़ी बहन वाली आवाज में कहा। लू युआन को उस पर थोड़ी हैरानी हुई। कल ही उसने रिश्ता तोड़ा और आज वो ऐसे बोल रही है मानो उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं। तुम लोग अपना काम देखो। लू युआन ने उन्हें कोई अच्छा मुंह नहीं दिखाया। वो लोग उसका मजाक उड़ाना चाहते थे और लू युआन उन्हें वो मौका नहीं देना चाहता था। लू युआन, मेरे सामने क्या अकड़ रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो शर्त लगाओ कि कौन पहले पेशा बदलता है। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? लॉन्ग हाओचेन ने उकसाया। उसे हर बार लू युआन की बातों की परवाह न करना बहुत शर्मनाक लगता था। वो उसे इस जाल में फंसाना चाहता था ताकि वो उसे रौंद सके। शर्त किस बारे में? कौन पहले पेशा बदलता है? इनाम क्या है? लू युआन ने पूछा। अगर तुम जीत जाओ तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। अगर तुम हार जाओ तो बस मुझे सिर झुकाओ। कैसा सौदा है? लॉन्ग हाओचेन मुस्कुराया। 10 लाख? मैं 10 लाख को कुछ नहीं समझता। ऐसा करो, 1 महीने बाद स्कूल में एलुमनी मीटिंग है। उस दिन जो हारेगा वो पूरे स्कूल के सामने दूसरे को सिर झुकाएगा। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? लू युआन के अंदर भी गुस्सा था। लॉन्ग हाओचेन बार बार उसे उकसा रहा था। अगर वो चुप रहा तो वो और परेशान करता। उसे कड़ा सबक सिखाना ही होगा। लू युआन, 1 महीने में पेशा बदलना कैसे संभव है? लियू शुआंग की बात ने लॉन्ग हाओचेन को याद दिलाया। पहली बार पेशा बदलने के लिए 30वां स्तर चाहिए और 1 महीने में 30वां स्तर पाना नामुमकिन था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। लू युआन, तुम तो बहुत होशियार हो। क्या तुम ये कहने की योजना बना रहे हो कि दोनों ने पेशा नहीं बदला? ठीक है, 1 महीने में शर्त, तब देखेंगे कि किसका स्तर ऊंचा है। लू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। लियू शुआंग अब थोड़ी शांत हो गई। उसे लगा कि उसने लू युआन के साथ रिश्ता तोड़कर अच्छा किया। उसकी टिप्पणी लू युआन को मारने के लिए थी, क्योंकि उसे यकीन था कि लू युआन लॉन्ग हाओचेन से पेशा बदलने में कभी नहीं जीत सकता। 1 महीने बाद मिलते हैं, उम्मीद है तब तक मरोगे नहीं, लॉन्ग हाओचेन ने कहा और लियू शुआंग को अपने साथ स्तर बढ़ाने वाले जंगल में ले गया। उन्हें दूर जाते देख लू युआन हल्की सी मुस्कान के साथ अकेले कुमुजेन की तरफ चल दिया। कुमुजेन के बाहर कोई कतार नहीं थी, इसलिए लू युआन ने जंगल के डेटा को छुआ और सीधा अंदर चला गया। कुमुजेन, अनुशंसित स्तर 30वां, एकल समूह, एकल। वहाँ 3 विकल्प थे। लू युआन ने एकल चुना। अगले ही पल एक रोशनी उस पर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो एक छोटे से सुनसान गांव में आ गया। गांव में कोई नहीं था, सन्नाटा। तभी उसका सिस्टम बोला। आसपास उच्च स्तरीय बॉस का पता चला। उसे मारने पर इनाम, स्वर्गीय जेड अपराध। मिशन दिलचस्प, बॉस को मारना है। लू युआन खुशी खुशी गांव में घुसा और जल्दी ही वो कुआं ढूंढ लिया। कुएं में अंधेरा और सन्नाटा था, डरावना। लू युआन ने कुएं को देखा और हाथ के इशारे से उसके बीचों बीच विस्फोटक ताबीज उड़ने लगे। ये एक सुस्त प्रक्रिया थी, लेकिन लू युआन लापरवाह नहीं हो सकता था। उसे बॉस का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना था। कुएं की तरफ ताबीज फेंकते फेंकते उसे 5 घंटे लग गए। उसने गिनती नहीं की कि कितने ताबीज बने, लेकिन 5 घंटे में बने विस्फोटक ताबीज 10 लाख से कम नहीं थे। लू युआन ने वहां विस्फोट करने की जल्दी नहीं की। पहले वो गांव के बाहर चला गया। भले ही उसके विस्फोटक ताबीज उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उसे डर था कि अगर विस्फोट से बॉस नहीं मरा तो वो मारा जाएगा। भले ही संभावना 1% की हो, उसे सावधान रहना ही होगा, क्योंकि वो अभी एक नाजुक व्यक्ति था। गांव के बाहर वो दूर से जंगल के निकास को देख सकता था। अगर विस्फोट से बॉस नहीं मरा तो वो पीछे मुड़कर देखे बिना भाग जाएगा। लू युआन ने एक हाथ से इशारा किया। विस्फोट। आज्ञा का पालन करते ही कुएं से लाल रोशनी फूटी और एक गगनभेदी धमाका हुआ। एक शक्तिशाली लहर दूर तक फैल गई। पूरा गांव हिल गया। आसमान में एक विशाल मशरूम बादल छा गया। विस्फोट की गड़गड़ाहट से लू युआन के कान बहरे हो गए। विस्फोट के बाद दुनिया अचानक शांत हो गई। लू युआन को सिर्फ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनाई दी। कुएं से कोई आवाज नहीं आई और जल्द ही सिस्टम का संकेत आया। पहली बार बॉस घोस्ट वैली बॉस को मारने पर इनाम, ड्रैगन लायन स्टाफ, फायर रेसिस्टेंस रोब, ड्रैगन लायन बो, ड्रैगन लायन आर्मर। इन संकेतों के बाद ये सामान स्वचालित रूप से लू युआन के बैग में आ गए। बैग पेशा जगाने के साथ ही बना था। ये राक्षसों से गिरने वाली चीजें अपने आप स्टोर कर लेता था। इसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सिर्फ राक्षसों से गिरी चीजें ही स्टोर कर सकता था, बाहर की चीजें नहीं। इन संकेतों के बाद सिस्टम का एक और संकेत आया। मिशन पूरा। इनाम, स्वर्गीय जेड अपराध। दूसरे ताबीज वालों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं EX ग्रेड ताबीज हूँ। लू युआन ने अपने व्यक्तिगत आंकड़े देखे। लू युआन, आयु 18, पेशा EX ग्रेड ताबीज, स्तर 10, अनुभव 500 बता 1000, जीवन 2000, ताकत 100, रक्षा 100, चपलता 100, जादू 500, जादू ऊर्जा 1000, ताबीज, विस्फोटक ताबीज, गति ताबीज, उपचार ताबीज। इस बार मिले 4 महाकाव्य उपकरणों में से 2 ताबीज सहायक प्रकार के थे, लेकिन बहुत उपयोगी थे। गति ताबीज उसे तेज राक्षसों से दूर भागने में मदद कर सकता था और उपचार ताबीज चोट लगने पर अपने आप
आधी जान ठीक कर सकता था। बहुत शक्तिशाली, उसके पास हमला करने के लिए पहले से ही विस्फोटक ताबीज था, इसलिए हमला करने वाले ताबीज की तुरंत जरूरत नहीं थी। लू युआन ने पहले स्वर्गीय जेड अपराध को अपने साथ बांध लिया, जिसने उसकी आभा को छिपा दिया। यहाँ तक कि उससे कहीं अधिक मजबूत पेशा वाले लोग भी उसे सिर्फ एक शून्य स्तरीय सामान्य व्यक्ति समझेंगे। उसने इस बार मिली अन्य उपकरणों को देखा। ड्रैगन लायन स्टाफ स्तर 30, पेशा जादूगर, गुणवत्ता महाकाव्य, प्रभाव जादू 200, जादू ऊर्जा 1000, जादू प्रकार कौशल बोनस 50%, गैर बॉस राक्षसों पर अतिरिक्त क्षति 30%, सक्रिय कौशल ड्रैगन लायन, बर्फीला तूफान SS ग्रेड कौशल, बड़े पैमाने पर क्षति, जादू ऊर्जा खपत 1000, फायर रेसिस्टेंस रोब स्तर 30, पेशा जादूगर योद्धा, गुणवत्ता महाकाव्य, प्रभाव रक्षा 100, अग्नि प्रतिरोध 50, सक्रिय कौशल अग्निरोधी ढाल, खुद को अग्नि से बचाने के लिए एक ढाल बनाता है, 5 मिनट के लिए अग्निरोधी। ड्रैगन लायन बो स्तर 30, पेशा योद्धा धनुर्धर, गुणवत्ता महाकाव्य, प्रभाव ताकत 500, शारीरिक कौशल बोनस 50%, गैर बॉस राक्षसों पर अतिरिक्त क्षति 30%, कोई सक्रिय कौशल नहीं। ड्रैगन लायन आर्मर स्तर 30, पेशा सभी, गुणवत्ता महाकाव्य, प्रभाव रक्षा 300, जीवन 1000, सक्रिय कौशल प्रतिबिंबित क्षति, हमला होने पर 5% क्षति वापस करें। 4 महाकाव्य उपकरणों में से लू युआन सिर्फ फायर रेसिस्टेंस रोब पहन सकता था, बाकी 3 बहुत मजबूत थे, लेकिन वो उनका उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे उन्हें बेचना पड़ेगा। लू युआन को यकीन था कि वो अच्छे दाम पर बिकेंगे, क्योंकि महाकाव्य उपकरण भले ही 30वें स्तर के हों, आमतौर पर 10 लाख से शुरू होते हैं, और लू युआन को 4 गिरे, क्योंकि ये पहली हत्या थी जिसमें अतिरिक्त बोनस मिलता था। इन उपकरणों को पहनने की शर्तें सिर्फ पेशा संबंधी थी। अगर पेशा मेल खाता था तो पहना जा सकता था, क्योंकि ये पेशा बदलने से पहले के उपकरण थे। अगर ये 30वें स्तर से ऊपर के होते तो पेशा बदलने के बाद ही पहने जा सकते थे। लू युआन ने फायर रेसिस्टेंस रोब पहना। ये एक आधुनिक कोट जैसा दिखता था, बहुत आरामदायक, और पहनने के बाद अगर वो चाहे तो इसका रूप बदल सकता था। दिन में सिर्फ एक बार यहाँ का बॉस मर चुका, अब दूसरी जगह स्तर बढ़ाने चलते हैं। लू युआन जंगल से बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया, कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि पहले भी बहुत से लोगों ने उस पर ध्यान दिया था। हालांकि वो उसे नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने उसका पेशा स्तर 0 देखा था। एक नव जागृत व्यक्ति अकेले कुमुजेन गया। ये देखना हैरान करने वाला था। कुछ लोग इंतजार करते करते चले गए। उन्हें लगा कि लू युआन मर गया होगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी थे। उन्होंने लू युआन को बाहर आते देखा और ध्यान दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो अभी भी 0 स्तर का है, तो कुछ लोग हंसने लगे। है तो सिर्फ दिखावा। वो सोचने लगे कि लू युआन ने अंदर कुछ घंटे बिताकर दिखावा किया। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा करने से उसे क्या फायदा होगा, लेकिन वो मन ही मन उसका मजाक उड़ा सकते थे। लू युआन ने उन लोगों की परवाह न करते हुए सबसे कम कतार वाले जंगल की तरफ देखा। उसने समय देखा, 2 बज गए थे। दूसरे जंगलों में जाने की जरूरत नहीं थी। वो सबसे कम कतार वाले जंगल में गया, जहाँ ज्यादातर लोग 10 से 20 स्तर के थे। जब लू युआन कतार में आया तो एक 20 कुछ साल का युवक बोला, छोटे भाई तुम अकेले हो? लू युआन ने सिर हिलाया। छोटे भाई, तुमने अभी अभी पेशा जगाया, बेहतर होगा कि तुम कुछ लोगों को अपने साथ ले लो या फिर किसी सुरक्षित जंगल में चले जाओ। उस व्यक्ति ने अच्छी सलाह दी। तुम्हारी अच्छी सलाह के लिए शुक्रिया, मैं सिर्फ अनुभव लेने आया हूँ, लू युआन ने कहा, जिससे वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया। उसे लगा अनुभव लेने के लिए जंगल जाना, ये तो जान जोखिम में डालना है, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते वो और क्या कह सकता था। लोगों को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। करीब 10 मिनट की कतार के बाद लू युआन ने 4 लोगों को एक साथ जंगल में जाते देखा, यानी उन्होंने समूह मोड चुना था। लू युआन ने जंगल की जानकारी देखी। चांगे पिंगयुआन, अनुशंसित स्तर 20, एकल समूह। लू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एकल मोड चुना और एक रोशनी उसे एक विशाल मैदान में ले गई। यहाँ रात का समय था। आसमान में एक बड़ा चांद चमक रहा था। मैदान में चलना आसान था, लेकिन यहाँ आकर लू युआन ने देखा कि दूसरे पेशा वाले भी दिखाई दे रहे थे। ये एक सामान्य जंगल था। कुमुजेन जैसा विशेष बॉस जंगल नहीं था। उस विशेष जंगल में एक व्यक्ति अंदर जाता है तो दूसरे बाहर इंतजार करते हैं जब तक कि वो बाहर न आ जाए या मर न जाए, लेकिन इस सामान्य जंगल में सभी एक साथ होते हैं। अंदर आने के बाद दोबारा टीम नहीं बना सकते। स्तर बढ़ाना पूरी तरह से अपनी क्षमता पर निर्भर है। कम स्तर के राक्षसों के स्थान पर बहुत से लोग थे। ऊंचे स्तर के राक्षसों के स्थान पर कम लोग थे। अनुभव अच्छा था, लेकिन ज्यादा खतरनाक। लू युआन ने इस अंतहीन मैदान में एक बार देखा और गहराई में जाने का फैसला किया, क्योंकि उसने पाया कि जितना गहराई में जाओगे राक्षसों का स्तर उतना ही बढ़ता जाता है। ये राक्षस आमतौर पर भेड़िए थे और भेड़िए झुंड में रहते हैं, इसलिए यहाँ स्तर बढ़ाने वाले लोग भी समूह में आते हैं। लू युआन ने अपने पैर पर एक गति ताबीज लगाई और हवा की तरह गहराई में भागा। इस गति के कारण आसपास के राक्षसों का शिकार करने वाले लोग ये भी नहीं देख पाए कि क्या गुजरा। लू युआन 15 स्तरीय राक्षसों के क्षेत्र में आया। यहाँ लगभग कोई नहीं था। उसने मैदान में घूमते भेड़ियों को देखा जो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके हाथ में विस्फोटक ताबीज आया। अब बड़े पैमाने पर कत्लेआम शुरू करते हैं। लू युआन ने एक विस्फोटक ताबीज फेंका। हालांकि वो स्तर 10 का था, लेकिन EX ग्रेड होने के कारण उसके स्तर की वृद्धि SS ग्रेड से भी अधिक थी, और स्वर्गीय Z अपराध के कारण एक विस्फोटक ताबीज एक 15 स्तरीय राक्षस को मारने के लिए काफी था। सुरक्षा के लिए लू युआन ने एक राक्षस पर 2 विस्फोटक ताबीज फेंके।
विस्फोट। लू युआन के मुंह से निकली धीमी आवाज के साथ विस्फोटों की आवाजें लगातार आईं। भेड़ियों के झुंड के खून और मांस के टुकड़े उड़ गए और लू युआन को लगातार अनुभव मिलने के संकेत मिले। 15 स्तरीय लाल भेड़िया मारा, अनुभव 50 अंक। 16 स्तरीय लाल भेड़िया मारा, अनुभव 60 अंक। 15 स्तरीय लाल भेड़िया मारा, अनुभव 50 अंक। हर बार मारने पर मिलने वाले अनुभव को देखकर लू युआन सोचने लगा, सच में सामान्य राक्षसों को मारकर स्तर बढ़ाना कठिन है। अगर दूसरे लोग ये सुनते तो शायद उसे मार डालते, क्योंकि वे जानते थे कि आम लोग सिर्फ 7-8 स्तर के राक्षसों को मारने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि अपने स्तर के बराबर या उससे ज्यादा के राक्षसों के सामने, खासकर झुंड में, मौत निश्चित है। कुछ बड़े लोगों के साथ आने पर वो अपने से कहीं मजबूत राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन अनुभव बांटने के कारण बहुत कम अनुभव मिलता था। लू युआन ने रास्ते भर राक्षसों को मारा। शुरू में कुछ भेड़ियों ने उस पर हमला किया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी और उसकी क्षमता का अंतर समझ आ गया। उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि भागने लगे। उनका भागना लू युआन के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि अब वे खुद हमला नहीं कर रहे थे। लू युआन को उनका पीछा करना पड़ता था। लू युआन ने रास्ते भर राक्षसों को मारा और मिले अनुभव ने उसका स्तर भी बढ़ाया। और जैसे जैसे वो राक्षसों के झुंड में गहराई में गया, राक्षसों की ताकत भी बढ़ती गई। 2 घंटे बाद लू युआन स्तर 12 पर पहुंच गया। 2 घंटे में 2 स्तर बढ़ाना काफी तेज था, लेकिन अब चारों तरफ देखने पर उसे एक भी भेड़िया नहीं दिख रहा था। उसे नहीं पता था ये भेड़िए इतने डरपोक क्यों हो गए। चलो वापस चलते हैं। लू युआन के पास उन्हें ढूंढने का समय नहीं था। आखिरकार जंगल के निकास तक पहुंचने में भी लगभग 2 घंटे लगते। वो मुड़ा और निकास की तरफ चल दिया। जब वो जंगल से बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। वापस जाने वाली बस में लू युआन ने अपने पेशा बैग की जांच की और पाया कि बिक्री के लिए रखी गई 3 महाकाव्य उपकरणों के अलावा कुछ सामान्य और रेयर उपकरण भी थे। छोटे राक्षसों से भी उपकरण गिर सकते थे, लेकिन वो आमतौर पर सामान्य या रेयर होते थे। जो किस्मत की बात थी, राक्षसों से गिरने वाले उपकरणों को सामान्य, रेयर, उच्च ग्रेड, महाकाव्य, पौराणिक और दिव्य में वर्गीकृत किया गया था। लू युआन ने बहुत सारे सामान्य और रेयर उपकरण जमा कर लिए थे। उन्हें अलग से देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने सोचा कि कल जब वो महाकाव्य उपकरण बेचने जाएगा तो उन्हें भी एक साथ बेच देगा। जब लू युआन घर लौटा तो उसने देखा कि पड़ोसी लियू परिवार का घर खाली था। लियू शुआंग नहीं थी, बस उसके माता पिता और शायद परिवार के कुछ लोग थे। जब उन्होंने लू युआन को देखा तो लियू शू उसकी तरफ आया और जब लू युआन घर में जाने लगा तो उसने जल्दी से कहा, शाओ युआन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लू युआन झिझका, लेकिन अंत में रुक गया। वो मुड़ा और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पूछा, लियू शू क्या बात है? शाओ युआन, शुआंग का मामला हमारे लियू परिवार की गलती है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लियू शू ने गंभीरता से लू युआन को झुककर प्रणाम किया। लू युआन ने उसे पकड़कर कहा, लियू शू कोई गलती सलती नहीं है, हर किसी की अपनी राह होती है, मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूँ। शाओ युआन तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम्हें कोई बेहतर मिलेगी। लियू शू ने कहा, तो मैं आपकी आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। लियू शू मुझे काम करना है, लियू शू ने कहा और मुड़कर चला गया। वो शायद लॉन्ग हाउचेन की मदद से अमीर इलाके में शिफ्ट हो रहे थे। उनके लिए लू युआन के मन में कोई भावना नहीं थी। भले ही लियू शुआंग उसके सामने न आए तो भी लू युआन उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन अगर वो उसके सामने आकर अपनी मौजूदगी जताना चाहे तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लियू शू 30वें स्तर का पेशा वाला था, लेकिन कमजोर होने के कारण पेशा बदलने का काम पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसे खतरनाक इलाकों में ही रहना पड़ा। वहाँ का जीवन स्तर लू युआन अच्छी तरह जानता था। अगर कोई चाहे तो कौन वहाँ रहना चाहेगा। उसने कुछ हल्का सा खाना खाया, नहाया और जल्दी सो गया। अगले दिन लू युआन शहर के पेशा चौक की तरफ चल दिया। पेशा चौक में दुकानें सभी पेशा से संबंधित चीजें बेचती थी। उपकरणों की नीलामी घर भी यही था। यहाँ की इमारतें और सड़कें कितनी शानदार थी। खतरनाक इलाकों की तुलना में बिल्कुल अलग दुनिया। लू युआन ने कुछ दसियों रुपए के कपड़े पहने थे। यहाँ आकर वो थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन लू युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ी पूंजी है। ताकत से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वो सीधा सबसे बड़ी नीलामी घर तियानहांग व्यापार संघ की तरफ गया। अंदर जाकर वो काउंटर पर गया। वहाँ की सर्विस गर्ल ने उसे देखा और पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा, सर आप क्या खरीदना या बेचना चाहेंगे? बेचना है, लू युआन ने कहा। अच्छा कृपया अपनी वस्तुएं दिखाएं, उसने सौहार्दपूर्वक कहा। तियानहांग व्यापार संघ इतना बड़ा इसलिए बन पाया क्योंकि उनकी सेवा गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। उनका सिद्धांत था, भले ही कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसके साथ कुछ मिनट अच्छी सेवा करने में कोई नुकसान नहीं। अगर खराब व्यवहार के कारण कोई छिपा हुआ बड़ा आदमी नाराज हो गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। लू युआन ने हाथ हिलाकर सभी उपकरण काउंटर पर रख दिए। कुल 15 उपकरण, जिनमें से 3 बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे। बैंगनी रोशनी देखते ही वो सर्विस गर्ल हैरान रह गई। ये महाकाव्य है। वो आमतौर पर जो उपकरण खरीदती थी उनमें सबसे अच्छे उच्च ग्रेड के होते थे, क्योंकि वो अभी अभी प्रशिक्षण पूरा करके यहाँ आई थी। उसने सुना था कि किसी पूर्ववर्ती ने एक महाकाव्य उपकरण खरीदा था और उसका कमीशन 6 महीने के वेतन के बराबर था। सामने 3 महाकाव्य उपकरण। उसे नहीं पता था कि कितनी राशि होगी, लेकिन उसे पता था कि वो अमीर होने वाली है। सर कृपया 1 मिनट रुके, महाकाव्य उपकरणों के लिए हमें अपने विशेषज्ञ को बुलाना होगा, उसने उत्साह को काबू में रखते हुए धीरे से कहा। ठीक है, लू युआन ने सिर हिलाया। सर्विस गर्ल ने फोन उठाया और एक फोन किया। कुछ बताने के बाद करीब 5 मिनट में एक 50 वर्षीय व्यक्ति सोने के चश्मे के साथ आया। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड थे। लू युआन उसकी ताकत का अनुमान नहीं लगा सका, लेकिन वो निश्चित था कि उसने पेशा बदल लिया था और कई बार स्तर बढ़ाया होगा, क्योंकि वो बहुत दबंग दिख रहा था। वो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति
व्यक्ति उन 3 महाकाव्य उपकरणों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उन्हें कुछ देर देखा, फिर लू युआन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, क्या ये उपकरण तुम्हारे हैं? लू युआन ने सिर हिलाया। क्या ये तुमने किसी राक्षस को मारकर पाए हैं? उसने लू युआन पर एक नजर डाली। लू युआन स्तर 12 का था। उसे नहीं लगता था कि एक 12 स्तरीय पेशा वाला सबसे कमजोर 30 स्तरीय बॉस को भी मार सकता है। खासकर जब उसने उपकरणों को देखा तो वो महसूस कर सकता था कि ये कम स्तरीय नहीं है। लू युआन ने अपना स्तर इसलिए दिखाया था ताकि 0 स्तरीय होने के कारण किसी को उस पर शक न हो। लेकिन उस व्यक्ति के सवाल पर लू युआन ने स्वीकार किया, यहाँ तक कि उसने कहा, ये एक बुजुर्ग ने मुझे बेचने के लिए दिए थे, भविष्य में भी आता रहूंगा। लू युआन ने निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया कि उसने खुद इन्हें मारा है। अगर दूसरों को विश्वास नहीं होता तो ठीक था, अगर विश्वास हो गया तो मुसीबत हो सकती थी। इस दुनिया में संघीय सरकार है लेकिन कानून ढीले हैं। शहर के बाहर तो क्या, शहर के अंदर भी मौतें आम है। इसलिए एक बुजुर्ग का काल्पनिक चरित्र बनाकर भविष्य में उपकरण बेचना भी आसान हो जाएगा। ऐसा लगता है कि हम लंबे समय तक सहयोग कर सकते हैं। मेरा नाम सोंगी है, तुम्हारा नाम क्या है? उस बुजुर्ग ने पूछा। लू युआन, युवा मित्र, थोड़ा धैर्य रखो, मैं अभी इन उपकरणों का मूल्यांकन करता हूँ, सोंगी ने कहा और फिर चुप होकर उपकरणों की जांच करने लगा। जब उसने उन्हें देखा तो वो और गंभीर हो गया। ये 30 स्तरीय महाकाव्य उपकरण थे जिनकी कीमत बहुत अधिक थी। ये पेशा बदलने से पहले के आखिरी उपकरण थे जिनका उपयोग पेशा बदलने के बाद भी किया जा सकता था। हालांकि 30वां स्तर बहुत ऊंचा नहीं लगता, लेकिन इस दुनिया में 80% सुपर हीरो 30वें स्तर पर ही रुक गए, क्योंकि पेशा बदलने का काम इतना आसान नहीं था। अगर कोई पेशा बदलने का काम पूरा नहीं कर सकता तो चाहे कितने भी राक्षस मार, लेफ्टिनेंट स्तर नहीं बढ़ता। अगर ये सीमा न होती तो मानव अनिश्चित काल तक स्तर बढ़ा सकता था और जंगली राक्षसों को मार डालता। उपकरण मूल्यांकनकर्ता वास्तव में विभिन्न आंकड़ों और सक्रिय कौशलों की ताकत के आधार पर कीमत का अनुमान लगाता है। सोंगी ने मूल्यांकन पूरा किया और गंभीरता से लू युआन से कहा, ये तीनों उपकरण बिल्कुल शीर्ष स्तर के हैं। हम तियानहांग व्यापार संघ आपके लिए 3 दिनों तक प्रचार कर सकते हैं और 3 दिनों के बाद नीलामी में इन्हें आरक्षित मूल्य 10 लाख से शुरू करेंगे। क्या आपको कोई आपत्ति है? मुझे कोई समस्या नहीं है। लू युआन ने आरक्षित मूल्य सुनकर तुरंत कहा। ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि पूर्ण शक्ति होने पर धन इतना आसानी से आता है। अगर उसके पिता उस समय समूह के साथ इस राक्षस को मार सकते थे तो भले ही सिर्फ एक उपकरण बांटने पर वो खतरनाक इलाकों से बाहर निकल सकते थे। नीलामी के बाद तियानहांग व्यापार संघ नीलामी शुल्क लेगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? सोंगी ने पूछा। कोई नहीं। लू युआन का चेहरा शांत था, लेकिन अंदर से वो थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसे पता था कि नीलामी शुल्क आमतौर पर 10% होता है, लेकिन सोंगी ने केवल 5% लिया, संभवतः ये देखकर कि भविष्य में सहयोग होगा। उसने विशेष रूप से उसे ये सुविधा दी। युवा मित्र, ये आपके लिए एक स्वर्ण कार्ड है, 3 दिनों के बाद नीलामी में आना, सोंगी ने कहा और सर्विस गर्ल को बाकी उपकरणों का हिसाब करने को कहा। जबकि वो 3 महाकाव्य उपकरण लेकर चला गया, सर्विस गर्ल ने जल्दी से लू युआन के सामान्य और रेयर उपकरणों का हिसाब किया जिनकी कुल कीमत केवल 5000 थी। फिर उसने लू युआन के लिए स्वर्ण कार्ड बनाया। लू युआन ने कार्ड लिया तो उस पर क्रमांक 72 लिखा था। इसका मतलब था कि इस शहर में तियानहांग व्यापार संघ ने अब तक केवल 72 स्वर्ण कार्ड जारी किए थे। लू युआन ने पैसे और कार्ड लिए और वहाँ से चला गया। सीधा टैक्सी लेकर शहर के दरवाजे पर गया। स्तर बढ़ाने के लिए इस बार वो पहले नंबर के जंगल क्षेत्र में गया, क्योंकि वहाँ उसके लिए उपयुक्त स्थान था। आज रास्ते में कोई परिचित नहीं मिला। जब वो जंगल क्षेत्र में पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। लू युआन सीधा उस जंगल की तरफ गया जहाँ सबसे लंबी कतार थी। स्कूल में उसने इन जंगलों के स्थान और विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। ये जंगल 20 स्तरीय था और इसमें एक बॉस था, लेकिन बॉस यादृच्छिक था। किस्मत पर निर्भर लू युआन ने कल महसूस किया था कि बॉस और सामान्य राक्षसों में अनुभव का बहुत अंतर है। तेजी से स्तर बढ़ाने के लिए बॉस को मारना सबसे अच्छा है, लेकिन कुमुजेन का जंगल एक ऐसा जंगल था जिसे एक बार पास करने के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता था। नहीं तो लू युआन हर दिन वहाँ जाता। जब लू युआन कतार में लगा तो एक लड़की उसके पीछे आ गई। वो भी हाल ही में पास हुई लग रही थी। उसका स्तर 10 था। वो कमजोर और नाजुक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की कोई अमीर बेटी हो। जैसे ही वो आई, उसके पीछे एक पुरुष और एक महिला आ गए। दोनों 20 स्तर के लग रहे थे, जो इस जंगल में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त थे। लू युआन ने तुरंत समझ लिया ये शायद किसी बड़े परिवार की बेटी है जो स्तर बढ़ाने आई है। ये जानकर उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप कतार में खड़ा रहा। काफी देर बाद जब उसके सामने वाला व्यक्ति अंदर गया और वो आगे बढ़ा तो पीछे वाली लड़की ने उसे रोका। ये छात्र, क्या तुम अकेले हो? लड़की ने उसकी उम्र देखकर अनुमान लगाया कि वो भी हाल ही में पास हुआ होगा। क्या समस्या है? लू युआन मुड़ा। कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या तुम चाहोगे? उसने जल्दी से कहा। लू युआन ने उसके पीछे के 2 लोगों की तरफ देखा। क्यों? लू युआन नहीं सोचता था कि इस दुनिया में कोई बिना किसी जरूरत के किसी को मदद करेगा। अगर तुम हमसे जुड़ोगे तो 4 लोगों के प्रवेश करने पर बॉस के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हम शुरू में 4 थे, लेकिन एक को अचानक कुछ काम आ गया, वो नहीं आ सका। तुम अकेले हो, क्या तुम हमारे साथ आओगे? उसने समझाया। इस कारण से लू युआन को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा, तुम मेरा पेशा नहीं जानती। क्या तुम मुझे अपनी टीम में लेना चाहती हो? जब तुम अंदर जाओगे हम देख लेंगे। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान मासूम लग रही थी। तभी उसके पीछे वाले पुरुष ने कहा, मिस सही कह रही हैं। 4 लोगों के साथ इस जंगल में बॉस मिलने की संभावना 90% है। तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, तुम्हें हमला करने की जरूरत नहीं। अनुभव सामान्य रूप से बांटा जाएगा, लेकिन बॉस से गिरने वाली चीजें
हमें मिलेंगी, बाद में मुझे दे देना। लू युआन ने कहा, मैं कप्तान बन सकता हूँ और अनुभव का 60% मुझे, बाकी 40% तुम लोगों को। छोटे भाई, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं चाहते? हमारी मिस ने तुम्हें निमंत्रण दिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पुरुष ने गुस्से से कहा। लू युआन की बात वाकई बहुत ज्यादा थी, किसी की दयालुता का फायदा उठाना, लेकिन लू युआन ने परवाह नहीं की। मैं कप्तान बनूंगा, ये भी बुरा नहीं है। जब हम यहाँ से पास हो जाएंगे तो मैं उसे समूह जंगल में राक्षस मारने ले जाऊंगा। क्या तुम ये सौदा करोगे? तुम 12 स्तर के हो, जब तुम उसे समूह जंगल में राक्षस मारने ले जाओगे? छोटे भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? पुरुष हंसा। मेरी बात सुनो। लड़की ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें कप्तानी दे सकती हूँ, लेकिन अंदर जाकर तुम्हें अपनी क्षमता दिखानी होगी। ये साबित करना होगा कि तुम मुझे उस जंगल में ले जा सकते हो। अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो आज तुमने जो लाभ उठाया है उसे वापस लेना मेरे लिए आसान होगा। कोई समस्या नहीं। लू युआन ने आसानी से स्वीकार कर लिया और मन ही मन सोचा, शी परिवार, क्या ये तियानहांग व्यापार संघ के संस्थापक शी तियानक सिंह का परिवार है? लू युआन ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर किसी की नजर उस पर थी। उसे लगा कि उसका अनुमान सही है। मैं शी फियर हूँ। तुम्हारा नाम? उसने उत्सुकता से पूछा। लू युआन। उसने संक्षिप्त नाम बताया। फिर वे जंगल के दरवाजे पर पहुंचे। वुशान, अनुशंसित स्तर 20, एकल समूह। लू युआन ने समूह मोड चुना। फिर एक इंटरफेस आया, कप्तान लू युआन, स्तर 12, एस ग्रेड ताबीज, टीम के सदस्यों को आमंत्रित करें। लू युआन ने आसपास के लोगों को आमंत्रित किया, पहले शी फियर को। जब उसने लू युआन का पेशा देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सोचती रही, अगर अंदर जाकर उसने कुछ नहीं किया तो वो बदला ले सकती है। फिर उसने वांग हु और झांग यू को आमंत्रित किया। जब वे अंदर आए तो उन्होंने लू युआन की स्थिति देखी, लेकिन उन्हें कुछ कहने का मौका नहीं मिला। लू युआन ने जंगल में प्रवेश कर लिया। पलक झपकते ही चारों वुशान पहाड़ के नीचे आ गए। इस पहाड़ में भेड़ियों का बोलबाला था और बॉस एक बाघ था, लेकिन वो बाघ इस पहाड़ में आसानी से नहीं मिलता था। हर बार जंगल में प्रवेश करने वाला समूह एक पहाड़ के नीचे बांट जाता था। उनकी गतिविधि की सीमा सिर्फ वही पहाड़ होती थी। अगर बाघ उस पहाड़ पर होता तो उसे मार सकते थे, अन्यथा सिर्फ पहाड़ के भेड़ियों को मारकर निकल जाते। आसपास के बादलों में डूबे कई पहाड़ बादलों के समुद्र में एक चित्र की तरह लग रहे थे। इन पहाड़ों को देखकर लू युआन सोचने लगा, वुशान जंगल में एक साथ कितने समूह होंगे? हर समूह को 90% मौका है बॉस मिलने का। इसका मतलब यहाँ कई बॉस होंगे। जब वो ये सोच ही रहा था, वांग हु ने पहले ही कहा, लू युआन, तुम तो बहुत बड़ी बातें करते हो। मुझे लगा तुम कोई बड़े पेशा वाले हो, निकले ताबीज वाले। अब बताओ क्या करोगे? शी फियर ने कुछ नहीं कहा, बस लू युआन को देखती रही, जैसे कह रही हो, क्या तुम कुछ समझाना नहीं चाहते? पहाड़ पर चलकर पता चलेगा। लू युआन ने वांग हु और दूसरों से बहस करने की जहमत नहीं उठाई, सीधा पहाड़ पर चढ़ गया। इतनी बहस में वो कई राक्षस मार सकता था। लू युआन को सामने चलते देख शी फियर ने सोचा, क्या सच में वो बहुत ताकतवर है? मिस, चलो भी। झांग यू ने शी फियर को याद दिलाया और तीनों ने जल्दी से उसका पीछा किया। लू युआन जब पहाड़ पर चढ़ा तो 10 मीटर दूर 2 काले भेड़िए उसकी तरफ आ रहे थे। उनके शरीर पर काले खून की तरह धारियां थीं, बहुत बदसूरत, और उनका स्तर 16 था। पहाड़ के तल पर ही राक्षस 16 स्तर के थे। ये लू युआन को काफी अच्छा लगा। उसने समय बर्बाद न करते हुए हाथ उठाकर 2 विस्फोटक ताबीज भेड़ियों की तरफ फेंके। विस्फोट, 2 धमाकों के साथ दोनों भेड़िए मर गए। 16 स्तरीय काले भेड़िए को मारा, 30 अनुभव अंक। अगर एक अकेला होता तो 2 भेड़िए 120 अंक होते, लेकिन टीम होने के कारण कप्तान को भी आधा अनुभव मिलता है। यही वजह है कि लू युआन को टीम पसंद नहीं। शी फियर और अन्य अभी अभी ऊपर आए थे कि उन्होंने लू युआन को 2 भेड़ियों को मारते देखा। फिर उन्हें अनुभव मिलने का संकेत मिला। तीनों को 10-10 अंक मिले, लेकिन अब अनुभव उनके लिए मुख्य चिंता नहीं थी। वांग हु भी अगर शी परिवार के उपकरणों का उपयोग न करे तो वो 2 16 स्तरीय भेड़ियों को तुरंत नहीं मार सकता। शी फियर ने बिना छिपाए पूछा, तुमने अभी किस ताबीज का उपयोग किया? क्या ताबीज के लिए रून्स बनाने और मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती? ये मैंने पहले से तैयार कर रखे थे, लू युआन ने कहा। पहले से तैयार? मजाक नहीं। जहाँ तक मुझे पता है ताबीज वाले पहले से तैयार किए गए ताबीज कुछ घंटों में बेअसर हो जाते हैं। वांग हु ने शंका व्यक्त की, तुमने कितने ताबीज वालों को देखा है और कहते हो कि तुम जानते हो? लू युआन ने उल्टा सवाल किया। वांग हु असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसने कभी कोई ताबीज वाला नहीं देखा था। उसका ज्ञान दूसरों से और इंटरनेट से था। झांग यू ने बीच बचाव करते हुए कहा, लू युआन, हमें तुम पर शक नहीं है। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुमने मिस को समूह जंगल में ले जाने का जो वादा किया है उसके लिए तुम्हारे पास ऐसे कितने ताबीज हैं? झांग यू के सवाल ने वांग हु को और शर्मिंदा होने से बचाया। कुछ पहाड़ियों को समतल करने के लिए काफी है। क्या ये काफी है? लू युआन ने उल्टा सवाल किया। काफी है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या तुम्हारे ताबीज सच में बॉस को मार सकते हैं। झांग यू ने कहा, यह तो स्वाभाविक है, मैं तुम्हें इसका सबूत दूंगा। लू युआन ने कहा, वो ये समझता था अगर वो खुद बॉस को नहीं मार सकता तो वांग हु और झांग यू शी फियर को उसके साथ समूह जंगल में नहीं भेजेंगे। अच्छा, इस बार राक्षसों से गिरने वाला सामान भी तुम्हारा। झांग यू ने कहा, क्योंकि लू युआन की परीक्षा लेने के लिए उसे अकेले काम करना था, इसलिए वे उसके मारे गए राक्षसों का सामान नहीं लेंगे। लू युआन ने सिर हिलाया और पहाड़ की तरफ चल दिया। वुशान पहाड़ पर वांग हु और झांग यू ने सोचा कि वे भी उसके साथ सवार हो गए
हैं। उन्हें सिर्फ लू युआन का पीछा करना था। रास्ते में जो भी राक्षस आए, लू युआन के विस्फोटक ताबीज ने उन्हें राख कर दिया। शुरू में 16 स्तर के, फिर 17, 18 स्तर के राक्षस। जब वे पहाड़ की आधी ऊंचाई पर पहुंचे तो अचानक एक गर्जना हुई, फिर एक तेज हवा चली जिसने पहाड़ के कई पेड़ उखाड़ दिए और अगले ही पल एक विशाल बाघ उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये बाघ सामान्य बाघ से 2 गुना बड़ा था। उसका राजसी शाही स्वभाव दबाव डाल रहा था। वो लू युआन के चारों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई डिलीवरी वाला खाना मिल गया हो। लू युआन ने हाथ उठाकर हजारों विस्फोटक ताबीज उड़ा दिए बिना कोई झिझक दिखाए। उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, विस्फोट। फिर एक बड़ा धमाका हुआ। बाघ खून और मांस के टुकड़ों में उड़ गया। बाघ गर्जना करता हुआ लू युआन की तरफ बढ़ा, लेकिन लू युआन देख सकता था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे रोकने की जरूरत नहीं थी। वो दौड़ता हुआ लू युआन से 2 मीटर दूर गिर गया और सफल हत्या का संकेत आया। वुशान पर्वत बॉस को सफलतापूर्वक मारा। 1000 अनुभव अंक। बधाई हो, आप स्तर 13 पर पहुंच गए। 1000 अनुभव अंक और पहले के संचित अनुभव के साथ लू युआन आखिरकार स्तर 13 पर पहुंच गया। उसने अपने आंकड़े देखे। लू युआन, आयु 18, पेशा EX ग्रेड ताबीज, स्तर 13, अनुभव 213/1000, जीवन 2600, ताकत 160, रक्षा 160, चपलता 160, जादू 650, जादू ऊर्जा 1300, ताबीज, विस्फोटक ताबीज, गति ताबीज, उपचार ताबीज। इस आंकड़े को देखकर लू युआन को अपनी वृद्धि का अंदाजा हो गया। हर स्तर पर जीवन 220, ताकत, रक्षा, चपलता 20, जादू 50, जादू ऊर्जा 100। वो सोच रहा था कि 20 से 30 स्तर तक हर स्तर पर कितना बढ़ेगा। EX ग्रेड पेशा अकेले वृद्धि के मामले में सामान्य पेशों से काफी आगे है। उसने बाघ से गिरे हुए उपकरणों को देखा, सिर्फ 2 रेयर उपकरण, 20 स्तरीय रेयर उपकरण। लू युआन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि तियानहंग व्यापार संघ में बेच देगा। वो मुड़ा तो शी फियर तीनों हैरान थे। बाघ को मारे हुए कुछ मिनट बीत चुके थे, लेकिन वे अभी तक होश में नहीं आए थे। मुख्यतः आज की घटना ने उनकी दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि पेशा जगाने की शुरुआत से अब तक 300 साल बीत चुके हैं। ताबीज एक बेकार पेशा है, ये धारणा लोगों के मन में गहरी जड़ें जमा चुकी है। लेकिन आज उन्होंने लू युआन को ताबीज से इतना कुछ करते देखा, उनका मन संतुलित होना मुश्किल था। अंत में वांग हू ने पहले कहा, लू युआन भाई, क्या तुम सच में ताबीज वाले हो? क्या टीम की जानकारी झूठी हो सकती है? लू युआन ने वांग हू को उल्टा सवाल किया। वांग हू ने संघीय सरकार के हस्तक्षेप से बचने के लिए लू युआन के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। लू युआन भाई, मैं अंधा था, मुझे माफ कर दो। मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे। चिंता मत करो, मैं इतना छोटा दिल नहीं हूँ। इस पहाड़ पर बचे हुए कुछ राक्षस शायद छिप गए होंगे, उन्हें ढूंढना मुश्किल है। चलो जंगल से बाहर चलते हैं, लू युआन ने कहा। लू युआन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वांग हू ने मुट्ठी बांधकर धन्यवाद दिया। झांग यू ने ध्यान से पूछा, लू युआन सर, क्या आपके पास इतने ताबीज हैं कि एक और वुशान पर्वत जंगल साफ कर सके? झांग यू को ये पुष्टि करनी थी कि क्या मिस अकेले लू युआन के साथ सुरक्षित है। बेशक, तैयारी पूरी है। क्या मैं अपनी जान से खेलूंगा? लू युआन ने उल्टा कहा। तो फिर मिस की सुरक्षा आप पर निर्भर है, लू युआन सर, झांग यू ने कहा। चारों पहाड़ से नीचे उतरकर जंगल से बाहर आए। फिर लू युआन ने अकेले शी फियर के साथ समूह जंगल में प्रवेश किया। अभी अभी लू युआन स्तर 13 और शी फियर स्तर 11 पर पहुंचा था। अब दोनों की टीम में कप्तान को 60% और सदस्य को 40% अनुभव मिलता था। जंगल में प्रवेश करने के बाद शी फियर ने पहले कहा, तुमने जो ताबीज इस्तेमाल किए वे पहले से तैयार नहीं थे, है ना? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? लू युआन ने दिलचस्पी से पूछा। वांग हू उतना नहीं जानते, लेकिन मैंने पहले तुम्हारे ताबीज देखे हैं, वे विस्फोटक ताबीज हैं, है ना? ऐसे ताबीज ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे तक टिकते हैं। 6 घंटे बाद अगर तुम मंत्र न भी पढ़ो तो वे अपने आप फट जाते हैं। शी फियर ने आत्मविश्वास से कहा, छोटी बहन, तुम बहुत कुछ जानती हो, लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उस ताबीज वाले जैसा हूँ? लू युआन ने उल्टा पूछा, तुम वाकई उससे अलग हो। तुम्हारे ताबीज अधिक शक्तिशाली हैं और तुम बहुत तेजी से ताबीज बना लेते हो। तुम्हें कोई तैयारी, रून्स या मंत्र की जरूरत नहीं। शायद यही ताबीज पेशे का असली रूप है। वैसे भी उस ताबीज वाले का प्रदर्शन एस ग्रेड के लायक नहीं था, लेकिन अगर तुम ऐसे हो तो ये सिर्फ एस ग्रेड नहीं हो सकता। शी फियर ने कहा, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, वरना मेरे साथ अकेले बात करना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, जानती हो? लू युआन ने उसे देखते हुए कहा, तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे जाने दिया। तुम्हारे रहस्यों के बारे में मैं नहीं पूछूंगी। चलो पहाड़ पर चलते हैं। मैं सिर्फ अपने अनुमान की पुष्टि करना चाहती थी। शी फियर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई डर नहीं था। बेशक उसका पेशा पुजारी था, एक सहायक, लेकिन शी परिवार उसे बिना किसी सुरक्षा के नहीं भेजेगा। उसके पास कई जीवन रक्षक उपकरण थे। उसे विश्वास था कि अगर खतरा हो तो वो अपनी रक्षा कर सकती है। ये अच्छा है। लू युआन ने चेतावनी दी और पहाड़ की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि ये राजकुमारी पहले चुप थी, शायद शर्मीली थी, लेकिन अब उसे लगा कि वो पहले इन चीजों के बारे में सोच रही थी। ये औरत बहुत चालाक है। लू युआन भी अकेले उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता था, इसलिए उसने जंगल को जल्दी पार करने का फैसला किया। पहाड़ पर चढ़ते समय भेड़िए आते रहे। लू युआन ने उन्हें आसानी से मार दिया, जबकि शी फियर पीछे से उसका हौसला बढ़ाती रही। वो पहले से कहीं ज्यादा चंचल हो गई थी। लू युआन को नहीं पता था कि वो भाग्यशाली था या शी फियर। जब वे पहाड़ की आधी ऊंचाई पर पहुंचे तो फिर से वही हलचल हुई, बाघ की गर्जना। वुशान पर्वत बॉस फिर आ गया। लगभग उसी बॉस को देखकर लू युआन ने हाथ उठाकर विस्फोटक ताबीज फेंके। बाघ ढेर हो गया। 20 स्तरीय वुशान पर्वत बॉस मारा। 1200 अनुभव अंक। 1200 अनुभव मिलने
मिलने के बाद लू युआन स्तर बढ़ाने से कुछ ही दूर था। उसका अनुभव 2750 बटा 3000 था। बस एक कदम और चाहिए था। इस बार किस्मत अच्छी थी। एक रेयर और एक उच्च ग्रेड उपकरण मिला, लेकिन उच्च ग्रेड उपकरण एक भाला था जो योद्धाओं के लिए था। हम संपर्क में रहे। अगर भविष्य में कोई समूह जंगल हो तो हम साथ जा सकते हैं। शी फियर ने कहा, समूह जंगल के लिए साथ? हाँ, मेरी एक शर्त है। बोलो, मेरे रहस्य की रक्षा करो। कोई समस्या नहीं। लू युआन सोचने लगा। समूह जंगल में कई लोग जाना चाहते हैं। उसे निश्चित रूप से किसी साथी की जरूरत होगी। अगर वो किसी और को ढूंढेगा तो उसे फिर से सब कुछ समझाना होगा। तो क्यों न शी फियर के साथ ही जारी रखे। कोई समस्या नहीं। शी फियर ने तुरंत खुशी से स्वीकार कर लिया। वो जानती थी कि लू युआन का रहस्य, यानी वो आसानी से बड़ी संख्या में विस्फोटक ताबीज बना सकता है। अगर ये बाहर आ गया तो लू युआन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगी। दोनों ने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया, फिर जंगल से बाहर आए। जब वे बाहर आए तो वांग हू और झांग यू जल्दी से आए। लू युआन भाई, बॉस मिला? वांग हू ने उत्सुकता से पूछा। आपकी मिस से पूछो, लू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। लू युआन भाई को धन्यवाद जिन्होंने मिस को जंगल में साथ दिया। झांग यू ने कहा, मुझे जाना है, मैं एक और जंगल में जाऊंगा। लू युआन ने उनसे विदा ली और जंगल की तरफ चल दिया। लू युआन के जाने के बाद एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पास आया। वांग हू उसे देखकर झुका। श्रीमान झेंग, लू युआन के बारे में मैंने अभी पता लगाया है। वो झू चेंग नंबर एक मिडिल स्कूल का छात्र है। खतरनाक इलाकों से है। उसने एस ग्रेड ताबीज जगाया है। उसकी प्रेमिका ने एसएस ग्रेड आर्मी मैच जगाया और उसी दिन पैसे के लिए उसे छोड़कर लॉन्ग हाउचेन के साथ चली गई। झेंग ने सीधे शी फियर को लू युआन की जानकारी बताई, जबकि लू युआन और शी फियर जंगल में थे। वांग हू और झांग यू ने उसका नाम और पेशा बताया और उसने कुछ पूछताछ की, जिससे ये सब आसानी से पता चल गया। तो ऐसा लगता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका की नजर अच्छी नहीं है। शी फियर ने तिरस्कार के साथ कहा, उसने ऐसी भौतिकवादी महिलाओं के लिए कभी सम्मान नहीं किया। इसके अलावा लू युआन हमारे तियानहांग व्यापार संघ में उपकरण बेचने आया था। वही 3 महाकाव्य उपकरण जिनका अभी प्रचार हो रहा है। लगता है उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है। झेंग ने कहा, पीछे कोई बड़ा आदमी? क्या किसी ताबीज वाले ने ताबीज पेशे को मजबूत करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है? शी फियर ने सोचा। लू युआन अकेले वुशान पर्वत में घुसा, रास्ते भर राक्षसों को मारता रहा, लेकिन बॉस नहीं मिला। आखिरकार उसे जंगल छोड़ना पड़ा। बाहर आते आते देर हो गई। उसे घर लौटना पड़ा। आज का स्तर बढ़ाना यहीं समाप्त। अगले दिन लू युआन ने दूसरे जंगलों में स्तर बढ़ाना जारी रखा। 2 जंगलों को पूरा करने के बाद वो स्तर 15 पर पहुंच गया। बधाई हो। स्तर 5 पर पहुंचने पर एक नया ताबीज मिला, बिजली का ताबीज। बिजली से दुश्मनों पर हमला करता है। भूत प्रेत राक्षसों पर विशेष प्रभाव, क्षति दोगुनी। एक और हमला ताबीज, भूत प्रेत राक्षसों पर विशेष प्रभाव। बहुत अच्छा, एक और हथियार मिल गया। अगर भविष्य में कोई दुश्मन विस्फोटक ताबीज से न मरे तो बिजली के ताबीज का उपयोग कर सकता हूँ। लू युआन बहुत खुश हुआ। आज उसने पूरा दिन जंगलों में बिताया, लेकिन बॉस न मिलने के कारण स्तर नहीं बढ़ पाया। अगले दिन वो कुछ एकल जंगलों को पूरा करने में व्यस्त रहा और जल्द ही तियानहांग व्यापार संघ की नीलामी का दिन आ गया। नीलामी रात 8 बजे थी। लू युआन समय पर पहुंचा। उसने आज नए कपड़े पहने थे। हालांकि इन 3 दिनों में महाकाव्य उपकरण नहीं मिले, लेकिन रेयर और उच्च ग्रेड उपकरणों से उसे कई दसियों हजार मिल गए। पैसे होने पर उसने अपनी स्थिति सुधारी। 3 दिनों के अभ्यास में लू युआन स्तर 17 पर पहुंच गया। जब लू युआन तियानहांग व्यापार संघ की नीलामी घर पहुंचा तो देखा कि आज की नीलामी में शामिल होने वाले बहुत सारे लोग थे। रास्ते में कई लोग चर्चा कर रहे थे कि रात को कौन वे महाकाव्य उपकरण खरीदेगा। इतनी चर्चा देखकर लू युआन और भी खुश हुआ। जितने अधिक लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। यहाँ आकर लू युआन ने 2 परिचितों को देखा। वे और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग हाउचेन और लियू शुआंग थे। लू युआन ने उनके स्तर भी देखे। लॉन्ग हाउचेन स्तर 10 और लियू शुआंग स्तर 10। ये निश्चित रूप से तेज था, लेकिन इस गति से वे एक महीने में 30 स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि बाद में स्तर बढ़ाना धीमा हो जाता है। ये दोनों अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लियू शुआंग ने लू युआन को देखा। उसने लॉन्ग हाउचेन को हल्का सा धक्का दिया। लॉन्ग हाउचेन ने तुरंत मुड़कर लू युआन को देखा। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आ गई। वो लू युआन की तरफ बढ़ा जैसे वे पुराने दोस्त हो। लू युआन, क्या तुम गलत जगह आ गए? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नीलामी में कुछ खरीदने आए हो? उसका व्यंग्यात्मक लहजा बहुत स्पष्ट था। क्या लॉन्ग युवा मालिक यहाँ दरबान है, इसलिए हर किसी से पूछताछ करते हैं? लू युआन ने मुस्कुराते हुए उल्टा सवाल किया। लू युआन, हाउचेन तुम्हारे भले के लिए कह रहा है। नीलामी में शामिल होने के लिए 10 लाख की संपत्ति का प्रमाण चाहिए। अगर तुम वहाँ गए और मना कर दिया गया तो बहुत शर्मनाक होगा। लियू शुआंग आगे आकर बोली, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सुनने लगे। लोगों ने सोचा कि कुछ मजा आने वाला है। सबने ध्यान दिया। कई लोग लॉन्ग हाउचेन को पहचानते थे और उनकी बातचीत से जल्द ही अंदाजा लग गया कि लू युआन कौन है। वे उत्सुकता से देख रहे थे कि लू युआन क्या जवाब देगा। अगर मैं वाकई शर्मिंदा हुआ तो क्या ये वही नहीं होगा जो तुम चाहते हो? लियू शुआंग, तुम जा चुकी हो, लेकिन अगर तुम हमेशा मेरे सामने आकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे पिता की इज्जत भी नहीं देखूंगा। लू युआन ने चेतावनी दी। लू शुआंग ने तुरंत हारी हुई अभिव्यक्ति दिखाई। लॉन्ग हाउचेन ने उसे प्यार से पकड़ा। शुआंग, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं अभी उसे बाहर निकलवाता हूँ। फिर वो दरबानों की तरफ मुड़ा। तुम लोग आओ, ये सिर्फ एक गरीब आदमी है, नीलामी में घुसने की कोशिश कर रहा है।
इसे बाहर निकालो। दरबानों ने लोंग परिवार के युवा मालिक की बात मानी। वे लू युआन के पास आए। सर, क्या आप नीलामी में शामिल होना चाहते हैं? लू युआन ने सिर हिलाया। सर, नीलामी में शामिल होने के लिए संपत्ति प्रमाण की आवश्यकता होती है। दरबान ने कहा, क्या ये प्रमाण के रूप में काम कर सकता है? लू युआन ने अपनी जेब से स्वर्ण कार्ड निकाला और दरबान को दिखाया। स्वर्ण कार्ड देखकर दरबान स्तब्ध रह गया। उसने यहाँ काम करते हुए दूसरों के स्वर्ण कार्ड देखे थे। लू युआन का कार्ड नकली नहीं हो सकता था, और झू चेंग में कौन तियानहांग व्यापार संघ का नकली कार्ड बनाने की हिम्मत कर सकता था? दरबान ने जल्दी से सम्मान पूर्वक कहा, सर, मुझे माफ कर दो, मैं अभी बहुत असभ्य था, कृपया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं समझता हूँ, लू युआन ने कहा। फिर लोंग हाओचेन की तरफ देखा। लेकिन कुछ लोग यहाँ काम भी नहीं करते, न जाने किस बात में टांग अड़ा रहे हैं। ये असंभव है, वो सिर्फ खतरनाक इलाकों का एक गरीब आदमी है, उसके पास तियानहांग व्यापार संघ का स्वर्ण कार्ड कैसे हो सकता है? लोंग हाओचेन ने पूरी तरह से अविश्वास में कहा। वो दरबानों को लू युआन को रोकने के लिए कहना चाहता था। लियू शुआंग ने भी जल्दी से कहा, वो मेरा पूर्व प्रेमी था, वो वाकई खतरनाक इलाकों में बड़ा हुआ है, उसके पास तियानहांग व्यापार संघ का स्वर्ण कार्ड कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से भले ही ये असली हो, उसने इसे पाया होगा, हो सकता है नाम भी उसका न हो। तुम लोग पुष्टि क्यों नहीं करते? उसके बोलने का तरीका बहुत ही हास्यास्पद था। लू युआन कुछ कहने वाला ही था कि एक आवाज आई, ये महिला, तुम कौन हो? हमारे तियानहांग व्यापार संघ में हुक्म चलाने आई हो? क्या हमें जांच करनी है या नहीं? ये हमारा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। आवाज परिचित थी। लू युआन ने देखा, वो शी फियर थी। आज उसने सफेद सूट पहना था, जो पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके पीछे एक सूट पहने बॉडीगार्ड था, जो निश्चित रूप से पेशा बदल चुका था, बहुत गंभीर लग रहा था। लियू शुआंग को तुरंत समझ आ गया कि ये तियानहांग व्यापार संघ की कोई बड़ी हस्ती है, वो मना नहीं कर सकती। उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस। शी फियर ने उसे बीच में ही रोका, तुम सिर्फ दिखावा करती हो, उसे कम आंकती हो, उसके साथ रिश्ता तोड़कर एक अमीर आदमी के साथ चली गई। मजेदार बात यह है कि तुम उसकी सबसे करीबी दोस्त होने का दावा करती हो, लेकिन तुम उसके बारे में कितना जानती हो? शी फियर ने कहा, और लू युआन के पास आकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें अंदर आने से मना कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर आसपास के लोग हैरान रह गए। यहाँ के लगभग सभी लोग शी फियर को जानते थे, तियानहांग व्यापार संघ के मालिक की बेटी। उसके मना करने का मतलब था कि वो सच में मना कर सकती है, लेकिन लोग हैरान थे कि वो लू युआन की मदद क्यों कर रही है। क्या वो उसे पसंद करती है, या लू युआन में कुछ छिपा है? लोंग हाओचेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले स्कूल में लियू शुआंग को प्रपोज किया था, लेकिन उस समय वो लू युआन की प्रेमिका थी। अब जब लियू शुआंग को लू युआन की कमजोरी का पता चला और उसने उसे छोड़ दिया, वो उसके साथ आ गया। वो सोच रहा था कि लू युआन को और नीचा दिखाएगा, लेकिन अब शी फियर ऐसा लग रहा था जैसे वो लू युआन को जानती है और ऐसे मौके पर उसके लिए बोल रही है। ऐसा लगता था कि उनके बीच अच्छे संबंध है। शी फियर जैसी लड़की लोंग हाओचेन पहले सपने में भी नहीं सोच सकता था। इस समय उसे लगा कि उसने अपना मुंह खो दिया है। वो घबरा गया। अगर लू युआन ने शी फियर से उन्हें बाहर निकालने को कहा तो वो सोच भी नहीं सकता था। उसे पता था कि अगर आज ऐसा हुआ तो घर लौटकर उसे बहुत पिटाई होगी। लू युआन ने शी फियर के विकल्प को देखा। वो मुस्कुराया, उन्हें अंदर आने दो, वे तियानहांग व्यापार संघ के ग्राहक हैं, मैं उन्हें बाहर नहीं निकालूंगा। लोंग परिवार बहुत अमीर है और मेरी बिक्री के लिए रखी गई 3 उपकरणों में से एक शायद लियू शुआंग के लिए बहुत उपयुक्त है। मुझे विश्वास नहीं है कि लोंग हाओचेन उसे नहीं खरीदेगा। ये एक बड़ी रकम है, मूर्ख ही इसे जाने देगा। चूंकि लू सर इतने बड़े दिल वाले हैं तो ऐसा ही हो। लू सर, मेरे साथ अंदर चलिए। शी फियर ने लू युआन को अंदर आने का निमंत्रण दिया, जिससे लोगों के मन में कई तरह की अटकलें लगने लगी। कुछ लोग तो सोचने लगे कि शायद शी परिवार लू युआन को अपने परिवार में लेना चाहता है। चलो साथ चलते हैं, लू युआन ने सोचा। शी फियर ने इतनी मदद की है, अगर उसने मना किया तो बहुत बुरा लगेगा। वो शी फियर के साथ नीलामी घर के हॉल में गया। उसने अंदर जाकर शी फियर का शुक्रिया अदा किया। शी मिस, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि भले ही शी फियर ने मदद न की होती, लू युआन वैसे भी समस्या हल कर सकता था, लेकिन ये कहना मुश्किल नहीं था कि शी फियर के कारण लियू शुआंग और लोंग हाओचेन के चेहरे के भाव बदल गए। ये देखना उसे बहुत अच्छा लगा। हम साथ ही हैं, धन्यवाद की क्या जरूरत है? शी फियर ने उल्टा पूछा। लू युआन हल्के से मुस्कुराया। मुझे अपने बॉक्स में जाना चाहिए, तुम्हें भी अपना काम करना होगा। वो सच में कुछ और काम करना चाहता था। शी फियर के जाने के बाद लू युआन सीधा अपने वीआईपी बॉक्स में गया, कार्ड दिखाकर अंदर गया। जल्द ही एक सर्विस गर्ल आई। उसके बाद लू युआन ने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि तियानहांग व्यापार संघ इतना बड़ा बन पाया। ऐसी सेवा किसे पसंद नहीं आएगी? लेकिन लू युआन यहाँ सिर्फ देखने आया था। नीलामी में बिकने वाले उपकरणों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक तो उसके पास पैसे नहीं थे, दूसरे ताबीज वाले उपकरण बहुत कम होते हैं। अगर कोई और बना सकता है तो वो खुद भी बना सकता है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। जब लू युआन अपने बॉक्स में इंतजार कर रहा था, दूसरे बॉक्स में शी फियर हंसती हुई अंदर गई। बड़ी बहन, क्या वो तलवार देखने आई हो? बॉक्स में एक खूबसूरत महिला बैठी थी। वो सीधी बैठी थी, एक कुलीन महिला की तरह। वो शी फियर से लंबी थी। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था, लेकिन जब उसने शी फियर को देखा तो उसका चेहरा पिघल गया। वो मुस्कुराई। फियर, तुम क्यों आई? मैंने सोचा कि तुम आओगी, इसलिए देखने आई। वैसे बड़ी बहन, तुम्हारा स्तर कितना है? 16। शी फियर ने कुछ ईर्ष्या से कहा। तुम्हें तो अपने आप स्तर बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, कितनी तेजी से बढ़ता है। तुम्हारा पेशा एक सहायक है। जब तक पेशा बदल कर कुछ हमला कौशल नहीं मिलता, तब तक तुम हमेशा टीम में ही रहोगी। भविष्य में बहुत से लोग तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहेंगे।
जाएंगे। जब समय आएगा तो मुझे भी मत भूलना। बड़ी बहन ने मजाक में कहा। शी फियर का पुजारी पेशा अभी अपनी ताकत नहीं दिखा पाया, लेकिन जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा ये पेशा और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। इसे SS ग्रेड कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इसका मूल्य किसी SSSS ग्रेड से कम नहीं है। बड़ी बहन, जब तुम चाहो मैं कभी भी तुम्हारे साथ टीम बना सकती हूँ। बेशक मेरा स्तर तुम्हारे साथ मेल खाना चाहिए। शी फियर ने प्यार से कहा। नीलामी शुरू होने वाली है। फियर, तुम्हें क्या लगता है आज उस तलवार के लिए कितने लोग बोली लगाएंगे? मुझे विश्वास है बड़ी बहन, जैसे ही तुम बोली लगाओगी कोई तुमसे मुकाबला नहीं करेगा। बकवास, ऐसा लगता है मैं कोई बदमाश हूँ। बड़ी बहन ने हंसते हुए कहा। मैं तो सच कह रही हूँ बड़ी बहन, तुम जो तलवार चाहती हो, इस शहर के कितने युवा मालिक तुम्हें खुश करना चाहेंगे। हर कोई लॉन्ग परिवार के वांगकू जैसा मूर्ख नहीं है। शी फियर ने कहा। बड़ी बहन ने बस सिर हिलाया। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो तलवार कितनी शक्तिशाली थी। आज बहुत से लोग उसके लिए बोली लगाएंगे। लू युआन ने लगभग 20 मिनट इंतजार किया, फिर नीलामी शुरू हुई। शुरू में कुछ रेयर उपकरण बिके। बेशक जो रेयर उपकरण नीलामी में आ सकते थे वे उच्च स्तर के होते थे, 50 से अधिक स्तर के रेयर उपकरण जिनकी कीमत कम नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से लू युआन के महाकाव्य उपकरणों से कम। जब ड्रैगन लायन स्टाफ की बारी आई तो लू युआन ने ध्यान दिया, अब बिकने वाला है एक महाकाव्य उपकरण, ड्रैगन लायन स्टाफ। इसके कार्यों के बारे में आप सभी ने पिछले 3 दिनों में जान लिया होगा। मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। मेरा मानना है कि किसी भी जादूगर के लिए ये बहुत उपयोगी है। आरक्षित मूल्य 1 लाख, हर बोली 10,000 से कम नहीं। अब नीलामी शुरू। मेजबान के समाप्त करते ही बोली शुरू हो गई। 1.1 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन। 2 मिलियन की आवाज लू युआन के लिए बहुत परिचित थी। उसने बॉक्स की खिड़की से बाहर देखा। वो लॉन्ग हाउचेन था। लॉन्ग हाउचेन के बोली लगाते ही कोई और मुकाबला नहीं कर रहा था। मुख्यतः 2 मिलियन वाकई बहुत अधिक था, और दूसरा ये लॉन्ग हाउचेन था। लॉन्ग परिवार शायद झूचेंग में सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन ये लॉन्ग हाउचेन उन धनी परिवारों के बच्चों में से था जो दूसरों से होड़ करना पसंद करते थे, इसलिए कोई उसे नाराज नहीं करना चाहता था। लियू शुआंग ने लॉन्ग हाउचेन को बोली लगाते और कोई मुकाबला न करते देखा। वो उसके कंधे पर झुक गई और मीठी आवाज में बोली, हाउचेन तुम बहुत अच्छे हो। लॉन्ग हाउचेन के साथ इन दिनों उसे अच्छा जीवन मिल गया था, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग हाउचेन के दान से प्रभावित थी, जबकि लॉन्ग हाउचेन भी इस एहसास का आनंद ले रहा था। उसने गर्व से कहा, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस शहर में जो चाहो लॉन्ग परिवार तुम्हें दे सकता है, लेकिन आज रात तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, उसने कहा, और लियू शुआंग के कूल्हे पर हाथ फेरा। तुम बहुत बुरे हो। लियू शुआंग ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि शर्माते हुए कहा। लू युआन ने कोई बोली न लगते देखा, मन ही मन हंसा और चुपचाप बोली लगाई। मैं 2.11 मिलियन देता हूँ। लू युआन की बोली ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सोचने लगे, कौन है इतना बड़ा आदमी? जब उन्होंने उसकी दिशा में देखा तो पाया कि वो एक VIP बॉक्स से है। सोचने लगे कि कोई बड़ी हस्ती है। लॉन्ग हाउचेन ने लू युआन की आवाज सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। जैसे लू युआन ने उसकी आवाज पहचानी, वैसे ही उसने भी लू युआन की आवाज पहचान ली। उसने बिना सोचे समझे बोली लगाई, 2.55 मिलियन। अगर कोई और उससे मुकाबला करता तो वो शायद 1 लाख जोड़ता, लेकिन ये लू युआन था, उसके सामने वो अपनी इज्जत नहीं खो सकता था। 2.66 मिलियन। लू युआन ने चुपचाप 1 लाख जोड़ दिए। मिलियन। लू युआन, क्या तुम अब भी बोली लगाओगे? लॉन्ग हाउचेन ने लू युआन की तरफ देखते हुए बोली लगाई, लॉन्ग युवा मालिक वाकई बहुत अमीर है, मैं हार मानता हूँ, ये स्टाफ आपको मिले। लू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने निश्चित रूप से और बोली नहीं लगानी थी। 2 मिलियन से 3 मिलियन तक पहुंचाना काफी था। अगर वो और बोली लगाता और लॉन्ग हाउचेन ने बोली लगाना बंद कर दिया तो वो फांस जाता। ये स्टाफ 3 मिलियन में बिक रहा था, जो कि बहुत अधिक था। इसकी वास्तविक कीमत 2.5 मिलियन से अधिक नहीं होगी, क्योंकि ये एक पेशा बदलने से पहले का उपकरण था। मजबूत लोगों के लिए पेशा बदलना ही शुरुआत है। कमजोर लोग इस उपकरण को खरीद कर भी इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। लू युआन, तुमने मुझसे मजाक किया। लॉन्ग हाउचेन अब समझ गया था कि लू युआन का इरादा कीमत बढ़ाना था। वो ये उपकरण नहीं खरीदना चाहता था। उसने अंधे में बोली लगा दी, लेकिन अब उसे समझ आया तो उसे बहुत गुस्सा आया। क्या लॉन्ग युवा मालिक किसी और को बोली लगाने से मना कर सकते हैं? मुझे वो स्टाफ वाकई पसंद था, लेकिन लॉन्ग युवा मालिक ने 3 मिलियन की बोली लगाई। अगर मैं नहीं हटता तो ये बहुत बेइज्जती होती। लू युआन की बातें तर्कसंगत लग रही थी, लेकिन हर कोई उसमें व्यंग्य महसूस कर सकता था। बहुत अच्छा, लॉन्ग हाउचेन ने दांत पीसते हुए कहा। अगर निगाहों से मारा जा सकता तो लू युआन कई बार मर चुका होता। इस बीच मेजबान ने कहा, 3 मिलियन पहली बार, 3 मिलियन तीसरी बार, 3 मिलियन तीसरी बार, सौदा पक्का। इस सौदे के बाद जो लोग ये स्टाफ खरीदना चाहते थे उन्हें राहत मिली। अगर लॉन्ग हाउचेन ने इसे 2 मिलियन में खरीदा होता तो उन्हें कुछ अफसोस होता, क्योंकि वे भी 2 मिलियन में ये स्टाफ खरीद सकते थे, लेकिन अब उसे 3 मिलियन में खरीदते देख सबको संतुष्टि मिली। शी जिंग के बॉक्स में उसने उत्सुकता से पूछा, ये लू युआन कौन है? उसके पास तुम्हारे तियानहांग व्यापार संघ का स्वर्ण कार्ड कैसे है? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वही है जिसने ये 3 महाकाव्य उपकरण बेचे हैं, शी फियर ने कहा। विक्रेता? विक्रेता होकर वो बोली, क्यों लगा रहा है? क्या लॉन्ग
लॉन्ग हाओचेन से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है? शी जिंग ने पूछा, बहुत बड़ी दुश्मनी है। शी फियर ने अपनी जानकारी शी जिंग को बताई। सुनने के बाद शी जिंग ने कहा, फियर, ऐसा लगता है तुम उसमें बहुत दिलचस्पी रखती हो। मैं नहीं। शी फियर ने सिर हिलाया और इनकार किया। तुम्हारे चेहरे पर मैं झूठ बोल रही हूँ, लिखा है। शी जिंग ने मजाक किया, दरअसल कुछ खास नहीं, उसने एक बार मुझे एक जंगल में ले जाकर स्तर बढ़ाया था, बस इतना ही। शी फियर ने कहा, उसने तुम्हें जंगल में ले जाकर स्तर बढ़ाया? वो तो ताबीज वाला है ना? हाँ, लेकिन उसने पहले से बहुत सारे ताबीज बना रखे थे और रास्ते भर ताबीज से राक्षसों को मारा। बहुत आसान था। चलो अब इस बारे में बात न करें, अगली नीलामी शुरू होने वाली है, कहीं तुम गलती से मिस न कर दो। शी फियर ने बात बदल दी। उसने लू युआन के रहस्य की रक्षा करने का वादा किया था, इसलिए वो उसके बारे में विस्तार से नहीं बता सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी बहुत चालाक बहन अगर बातचीत जारी रखती तो उसे कुछ पता चल सकता था। इसी समय मेजबान ने दूसरे महाकाव्य उपकरण ड्रैगन लायन बो की नीलामी शुरू की। इस बो के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, हालांकि इसमें कोई सक्रिय कौशल नहीं, लेकिन इसके आंकड़े बहुत अधिक हैं। तलवार चलाने वालों के लिए पेशा बदलने से पहले ये सबसे अच्छा विकल्प है। आरक्षित मूल्य 1.1 मिलियन, हर बोली 10,000 से कम नहीं। इस बार लू युआन सिर्फ देखता रहा। विक्रेता होकर बोली लगाना थोड़ा ज्यादा था। अगर लॉन्ग हाओचेन ने उसे नहीं छेड़ा होता तो वो बोली नहीं लगाता। ड्रैगन लायन बो आखिरकार 1.9 मिलियन में बिका। एक वीआईपी बॉक्स वाले ने खरीदा। आखिरी उपकरण ड्रैगन लायन आर्मर था, जिसका आरक्षित मूल्य 1.1 मिलियन था, लेकिन ये ड्रैगन लायन बो से अधिक कीमत पर बिका, 2.4 मिलियन। लू युआन को लगा कि लोग ऐसे उपकरण चाहते हैं जो जीवन रक्षा बढ़ाए, क्योंकि जंगल में राक्षसों से लड़ते समय मौत असली होती है, ये कोई खेल नहीं। 3 उपकरणों की नीलामी समाप्त होने पर लू युआन ने सोचा कि यही अंत होगा, लेकिन मेजबान ने फिर कहा, अब आज की आखिरी और मुख्य नीलामी वस्तु, एक कौशल पुस्तक, एसएस ग्रेड आर्मी मैच कौशल, आरक्षित मूल्य 5 मिलियन, हर बोली 10,000 से कम नहीं। अब नीलामी शुरू। कौशल पुस्तक, मैं लगभग इसे भूल ही गया था, ये सबसे कीमती चीज है। लू युआन ने सोचा, कौशल पुस्तकों के गिरने की संभावना उपकरणों से बहुत कम होती है। एसएस ग्रेड कौशल तो और भी दुर्लभ। 5 मिलियन का आरक्षित मूल्य बिल्कुल उचित नहीं था, क्योंकि एक एसएस ग्रेड कौशल किसी की किस्मत बदल सकता है। कोई व्यक्ति जो पेशा बदलने का काम पूरा नहीं कर पा रहा हो, वो एक एसएस ग्रेड कौशल सीखकर काम पूरा कर सकता है। जल्द ही नीचे जमकर बोली लगने लगी। कुछ ही देर में कीमत 10 मिलियन तक पहुंच गई। लू युआन ने पहली बार महसूस किया कि इस शहर में इतने अमीर लोग हैं। हालांकि वो जानता था कि ये 10 मिलियन की आबादी वाला बड़ा शहर है, निश्चित रूप से बहुत सारे अमीर हैं, लेकिन पहले वो इसे महसूस नहीं कर पाया था। आज उसने देख लिया। आखिरकार ये कौशल पुस्तक 13.2 मिलियन में लॉन्ग हाओचेन ने खरीदी। ये पैसा निश्चित रूप से उसका अपना नहीं था। लॉन्ग परिवार ने इसे खरीदने का फैसला किया होगा, क्योंकि लियू शुआंग शुआंग एसएस ग्रेड आर्मी मैच थी। उसके लिए ये कौशल पुस्तक खरीदना, उसे और मजबूत बनाना, भविष्य में लॉन्ग परिवार के लिए एक बड़ी ताकत होगी। लू युआन चुपचाप बैक स्टेज गया। 3 उपकरणों की कुल कीमत 7.3 मिलियन थी। तियानहांग व्यापार संघ ने 5% कमीशन काटा। अंत में लू युआन को 6.935 मिलियन मिले। इस दुनिया में इतनी बड़ी आय पर संघीय कर नहीं लगता। इससे लू युआन अचानक अमीर हो गया। लेकिन जब उसने सोचा कि आज नीलामी में एक एसएस ग्रेड कौशल पुस्तक की कीमत 10 मिलियन से अधिक थी, तो उसे फिर से लगा कि वो इतना अमीर नहीं। हाय, इंसान की इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं। उसने सोचा, पहले शहर में एक घर खरीदूं। लू युआन ने खुद से कहा। उसे ये भी महसूस हुआ कि एक घर के लिए प्रयास करना उसके माता पिता से कहीं आसान था। लू युआन नीलामी घर से बाहर आया और खतरनाक इलाकों में अपने घर लौटा। ये आखिरी बार था जब वो वहाँ रुका था। उसी समय लॉन्ग परिवार में जब लॉन्ग हाओचेन और लियू शुआंग शुआंग लौटे, तो उनके पिता लॉन्ग झांग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। लॉन्ग हाओचेन ने उनका गंभीर चेहरा देखा तो समझ गया कि मुसीबत आ गई है। उसने डरते डरते कहा, पापा, आज जो हुआ मुझसे गलती हो गई। लियू शुआंग शुआंग ने भी कहा, पापा, ये सब मेरी गलती है, अगर मेरी वजह से नहीं होता तो हाओचेन। शुरू में लियू शुआंग शुआंग इस बात से नाराज नहीं थी, लेकिन जब उसने सोचा कि लॉन्ग परिवार उसके लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है, तो उसे लगा कि ये बात जल्दी भूल जानी चाहिए। द बात अब भूल जाओ, मैंने उस लड़के की जांच करवा ली है। अब तुम दोनों कल शादी का पंजीकरण कराओ। शादी का समारोह तुम जब चाहो कर सकते हो, लेकिन शादी का पंजीकरण कल ही करना होगा। लॉन्ग झांग ने सख्ती से कहा। लॉन्ग हाओचेन ने विरोध नहीं किया। संघीय कानून तोड़ने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अगर पंजीकरण नहीं कराया तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती थी। लियू शुआंग शुआंग ने भी कहा, ठीक है। वो जानती थी कि वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने शादी नहीं की तो उसे आज खरीदी गई कौशल पुस्तक नहीं मिलेगी। हालांकि आज जो हुआ उससे उसे लू युआन के बारे में कुछ शंकाएं थी, लेकिन उसे लगा कि एसएस ग्रेड कौशल पुस्तक अधिक महत्वपूर्ण है। वो एक कुलीन एसएस ग्रेड आर्मी मैच थी। लू युआन तो बस एक बेकार ताबीज वाला था। भले ही वो नहीं समझती थी कि लू युआन का शी परिवार की बेटी से क्या रिश्ता है, लेकिन उसे विश्वास था कि कोई क्षमता के बिना हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर वो सिर्फ एक सुंदर चेहरा होती और उसके पास एसएस ग्रेड पेशा नहीं होता, तो लॉन्ग हाओचेन कुछ समय बाद उसे छोड़ देता। लेकिन
वो SS ग्रेड थी। भविष्य में उसे लॉन्ग परिवार की मालकिन बनने का मौका था। ये सोचकर वो भविष्य का सपना देखने लगी। जहाँ तक लू युआन की बात है, शायद कई सालों बाद जब वे मिलेंगे तो उनके बीच आसमान जमीन का अंतर होगा। मुझे कई सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एलुमनी मीटिंग में वो हमारे बीच का अंतर समझ जाएगा। लियू शुआंग ने मन ही मन सोचा। आज लू युआन ने खुद को अच्छी तरह छुपाया नहीं था, लेकिन लियू शुआंग और लॉन्ग हाओचेन सिर्फ 10 स्तर के थे। वे लू युआन के स्तर को नहीं देख सकते थे, इसलिए वे उसे अभी भी एक बेकार समझ रहे थे। लू युआन ने उस रात अच्छी नींद ली। अगली सुबह उठकर सीधा शहर में घर खरीदने चला गया। उसकी कोई खास इच्छा नहीं थी, बस एक ऐसा घर जो रहने लायक हो। आखिरकार उसने 1.5 मिलियन में शेंगशी होम नामक इलाके में एक घर खरीदा। वो इसलिए क्योंकि लू युआन को नहीं लगता था कि ये उसका आखिरी घर होगा। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे जल्दी से सब कुछ ठीक करके फिर से मजबूत बनने की जरूरत थी। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। जंगल में सफलता का रिकॉर्ड, नए घर में शिफ्ट होना, जीवन की जरूरतें खरीदना। इस तरह एक दिन बीत गया। अगले दिन लू युआन फिर से स्तर बढ़ाने के लिए निकला। पहले एकल जंगल पूरा किया। शाम तक वो स्तर 18 पर पहुंच गया। घर लौटते समय बस में उसे शी फियर का मैसेज मिला। लू युआन, तुम्हारे एकल जंगल लगभग पूरे हो गए होंगे। कल डबल डिमन जंगल में चलते हैं? ठीक है, कल सुबह 10 बजे नंबर 2 जंगल में मिलते हैं। लू युआन ने जवाब दिया और जल्दी से समय तय किया। कल मिलते हैं। घर लौटकर लू युआन ने नंबर 2 जंगल की समूह स्थिति के बारे में भी पढ़ा। हालांकि उसने स्कूल में इन जंगलों के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब देखना भी उपयोगी था। साथ ही कुछ नई जानकारी भी मिली। नंबर 2 जंगल क्षेत्र में एक समूह डबल डेमन जंगल था, जिसमें एक 20 स्तरीय डबल हेडेड डेमन वुल्फ था। पहले लोग सीधा समूह बनाकर अंदर जाकर उसे मार सकते थे, लेकिन अब अंदर जाने से पहले एक परीक्षण पास करना पड़ता था। परीक्षण सरल था। लड़ाई, लहर दर लहर राक्षस आते थे। 9 लहरों को मारने के बाद ही डबल हेडेड डेमन वुल्फ दिखता था। इस बदलाव के बाद इस समूह जंगल को किसी ने पास नहीं किया। सटीक कहें तो कल से पहले कोई पास नहीं कर पाया था, लेकिन कल किसी ने इसे 32 मिनट 43 सेकंड में पास कर लिया। समय रिकॉर्ड वाले ऐसे जंगलों में अनुभव बहुत अधिक होता है। लू युआन को उम्मीद नहीं थी कि 20 स्तरीय जंगल में भी ऐसा होगा। उसे जल्दी से जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि आमतौर पर ऐसे जंगल 20 स्तर से ऊपर होते हैं। अब 20 स्तर से नीचे भी आने लगे हैं। शायद दुनिया फिर से बदल रही है। वो निश्चित नहीं था, लेकिन फिलहाल उसके लिए ये अच्छा था। कल किसी ने इसे पास किया। जाकर देखते हैं कौन था। लू युआन भी पास करने वाले के बारे में उत्सुक था। अगले दिन नंबर 2 जंगल क्षेत्र में लू युआन पहुंचा तो शी फियर पहले से ही इंतजार कर रही थी। आज उसके साथ वांग हू या झांग यू नहीं थे, लेकिन लू युआन महसूस कर सकता था कि दूर कहीं कोई शक्तिशाली व्यक्ति उन पर नजर रख रहा था। शायद वो उसका बॉडीगार्ड था। लू युआन ने पूछा, शी मिस, क्या तुमने मुझे बहुत देर तक इंतजार नहीं किया? शी फियर ने सिर हिलाया। मैं तो 2 मिनट पहले आई हूँ। किस जंगल से शुरू करें? डबल हेडेड डेमन वुल्फ से, लू युआन ने कहा। उसने शी फियर का स्तर देखा। 2 दिनों में वो स्तर 16 पर पहुंच गई थी। डबल हेडेड डेमन वुल्फ, क्या तुम कल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो? शी फियर ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या रिकॉर्ड टूटेगा? पता नहीं, लेकिन पास करना मुश्किल नहीं होगा। चलो देखते हैं वहाँ का रिकॉर्ड। लू युआन ने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। शी फियर बहुत आश्वस्त थी, क्योंकि उसने लू युआन के विस्फोटक ताबीजों की शक्ति देखी थी। इतने सारे ताबीज एक साथ। कम स्तरीय जंगलों में लू युआन पूरी तरह से हावी था। उसे लगता था कि कम स्तरीय जंगलों में कोई भी राक्षस लू युआन का मुकाबला नहीं कर सकता, जब तक कि वो विस्फोटों से प्रतिरक्षित न हो। लेकिन उसे याद था कि ऐसा लगता है सिर्फ एक ही प्रकार का ताबीज है। डबल हेडेड डेमन वुल्फ जंगल के बाहर कोई कतार नहीं थी, इसलिए वे आसानी से पहुंच गए। जंगल के प्रवेश द्वार पर उन्होंने रिकॉर्ड देखा। पहला स्थान शीजिंग डबल 32 मिनट 43 सेकंड। दूसरा स्थान चेंगयू डबल। इन 2 नामों को देखकर लू युआन ने भौहें चढ़ाई। इस शहर में शी उपनाम वाले लोग शहर के मालिक और संघीय सरकार में नहीं। शी जिंग निश्चित रूप से सबसे ताकतवर में से एक है। अगर ये 2 लोग शहर के मालिक के लोग हैं तो ये थोड़ा दिलचस्प है। शी फियर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम इन दोनों के बारे में जानकारी चाहते हो? मैं जानती हूँ। नहीं, चलो अंदर चलते हैं। लू युआन ने सिर हिलाया। शहर के मालिक के लोगों के बारे में जानना या न जानना उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों ने समूह बनाकर जंगल में प्रवेश किया तो लू युआन ने पाया कि वे एक गोलाकार मैदान में है, जिसके चारों ओर गोलाकार सीटें हैं और किनारों पर कई स्तंभ हैं, जिन पर रंग बिरंगे चित्र बने हैं। ये एक अखाड़ा जैसा लग रहा था। लू युआन ने चारों ओर देखा। सीटों पर कोई नहीं था। ये बिल्कुल एक मानक अखाड़ा था। तभी चारों ओर से काला कोहरा उठा और उसमें से राक्षसों का एक झुंड निकला। ये राक्षस 15 स्तर के थे, कुल 5। वे किसी प्रकार के कछुए जैसे लग रहे थे, जिन्होंने एक झटके में लू युआन की तरफ हमला किया। लू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ उठाकर 5 विस्फोटक ताबीज फेंके। कुछ धमाकों के साथ 5 राक्षस मर गए। 15 स्तरीय कछुए को मारा। 30 अनुभव अंक। 5 राक्षसों के मरने के बाद कोहरे में से 6 और राक्षस निकले। जो 6 शिकारी कुत्ते थे, उनके आधे शरीर पर सड़न थी, बहुत ही भयानक। ये 6 16 स्तरीय सड़े हुए शिकारी कुत्ते थे, जो सीधा लू युआन पर झपटे। लू युआन ने फिर एक राक्षस पर एक ताबीज फेंका। धमाके के साथ सब मर गए। 16 स्तरीय सड़े हुए शिकारी कुत्ते को मारा।
36 अनुभव अंक, तीसरी, चौथी, पांचवी लहर। हालांकि राक्षसों की संख्या और स्तर बढ़ रहे थे, लू युआन के विस्फोटक ताबीजों के सामने वे बेहद आसानी से मर रहे थे। कुछ ही मिनटों में आखिरी 9वीं लहर आई, जिसमें 19 स्तरीय पत्थर के भेड़िए थे जो बहुत सतर्क नजर आ रहे थे, जैसे हमला करने का मौका ढूंढ रहे हो। वे थोड़े चालाक थे, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने ये सब बेकार था। लू युआन ने कहा, तुम लोग बेकार हो, और अपनी उंगलियों से ताबीज फेंके जो गोलियों की तरह उड़े। पत्थर के भेड़ियों के करीब पहुंचते ही धमाका, राक्षसों के खून और मांस के टुकड़े उड़ गए। तभी आसपास के कोहरे से एक गरज सुनाई दी, फिर तेज कदमों की आवाज जो एक भेड़िए की थी। आवाज से लग रहा था कि ये भेड़िया बहुत तेज और बड़ा है। लू युआन ने जल्दी से 2 गति ताबीज निकाले, एक शी फियर पर लगाया और कहा, ये ताबीज तुम्हारी गति बढ़ा सकता है। अगर भेड़िया तुम पर हमला करे तो उससे बचने की कोशिश करना। जब लू युआन के ताबीज ने शी फियर के पैर को छुआ तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि ताबीज ने उसकी क्या क्षमता दी है। गति में 500% की वृद्धि 10 मिनट तक। इतनी सरल और मोटी जानकारी ने शी फियर को लगभग स्तब्ध कर दिया। उसने सोचा, ताबीज वालों के पास सिर्फ पेशा जगाने पर एक ताबीज होता है, उसके पास एक और ताबीज कैसे हो सकता है? उसका दिल बहुत घबरा गया था। पहले उसने लू युआन को ताबीज बनाते देखा था, बिना किसी देरी और मंत्र के। वो सोचती थी कि ये बहुत अद्भुत है, लेकिन अब उसने एक और भी अद्भुत चीज देखी। अब वो निश्चित हो गई थी कि लू युआन और दूसरे ताबीज वाले बिल्कुल अलग हैं। ये तो एक नया पेशा था। उसे तो यहाँ तक शक होने लगा कि क्या टीम प्रणाली में दिखाया गया एस ग्रेड ताबीज असली भी है, क्योंकि लू युआन ने टीम में जो दिखाया वो एस ग्रेड ताबीज था। कारण सरल था, EX ग्रेड सिस्टम उसके लिए पूरक था, इसलिए उसके अलावा कोई नहीं जानता था। उसके आश्चर्य के बीच कोहरा छांट गया और एक विशाल भेड़िया मैदान के बीच में खड़ा था। उसके शरीर पर नीली आग जल रही थी। वो 2 मीटर लंबा, 2 सिर वाला एक विशाल भेड़िया था, जिसके सिर पर नीली आग लपटें उठ रही थी, मानो आग से निकला हो। उसने अपना सिर उठाया और एक आग की गेंद लू युआन की तरफ फेंकी। दोनों तेजी से भागे, आग की गेंद से बच गए। लू युआन ने तेजी से 100 से अधिक विस्फोटक ताबीज फेंके। धमाके के साथ आग के गोले बिखर गए और वो डबल हेडेड डेमन वुल्फ सीधा 2 भेड़ियों में बांट गया, जिन्होंने गरजते हुए एक बाएं और एक दाएं हमला किया। लू युआन ने और विस्फोटक ताबीज फेंके, जिनके विस्फोट से भेड़िए जमीन पर लौट गए, लेकिन वे उठे और बिना किसी नुकसान के फिर हमला करने लगे। उनकी गर्जना के साथ छोटे भेड़िए भी दिखे जो लू युआन पर हमला करने लगे। शी फियर ने जल्दी से कहा, वे विस्फोटक ताबीजों से प्रतिरक्षित है। वो सोच रही थी कि अगर लू युआन को विस्फोटों से प्रतिरक्षित राक्षस न मिलते तो वो अजय था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसका सामना होगा। बात करते करते वे छोटे भेड़िए पहले ही उनकी तरफ दौड़ रहे थे। हालांकि वे सिर्फ छाया थे, लेकिन वे अपने पंजों से हमला कर सकते थे। शी फियर के शरीर पर एक सुनहरी ढाल दिखी, जिसने तुरंत उसे और लू युआन को ढक लिया। छोटे भेड़िए उसके पास आते ही गायब हो गए। चलो, ये डबल हेडेड डेमन वुल्फ हमारे बस की बात नहीं। मेरी ये ढाल 10 मिनट तक चल सकती है। चलो भागते हैं। शी फियर ने जल्दी से कहा, भागें? इसकी कोई जरूरत नहीं। लू युआन ने सिर हिलाया, लेकिन तुम्हारे ताबीज इस पर काम नहीं कर रहे। शी फियर ने उत्सुकता से कहा, क्या विस्फोटक ताबीज के अलावा मेरे पास कोई और ताबीज नहीं है? लू युआन ने उल्टा पूछा। शी फियर चुप हो गई, फिर उसे याद आया, हाँ, लू युआन ने उसे एक गति ताबीज दिया था। उसके पास निश्चित रूप से और भी ताबीज होंगे, शायद कोई हमला करने वाला ताबीज भी हो। सोचकर वो घबराई नहीं, बल्कि और उत्सुक हो गई। उसे पता था कि वो इतिहास बनते देख रही है। इसी समय दोनों भेड़ियों ने गरज कर फिर से एक साथ मिलकर एक विशाल भेड़िया बनाया, जो नीली आग में लिपटा हुआ था। उसे देखकर लू युआन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम विस्फोटों से प्रतिरक्षित हो, लेकिन क्या तुम बिजली से प्रतिरक्षित हो? लू युआन ने कहा। उसकी उंगली के चारों ओर एक बिजली का ताबीज तैरने लगा। ताबीज उड़ा। अगले ही पल आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चली, बिजली चमकी, आकाश से बिजली की धाराएं डबल हेडेड डेमन वुल्फ पर गिरी। बार बार बिजली के हमलों ने उसे राख कर दिया। डबल हेडेड डेमन वुल्फ मारा। 1800 अनुभव अंक। बधाई हो, आप स्तर 19 पर पहुंच गए। उसके स्तर बढ़ने के साथ उसने शी फियर को देखा, वो भी स्तर 17 पर पहुंच गई थी। चलो चलते हैं। लू युआन ने अभी भी सदमे में खड़ी शी फियर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। शी फियर ने होश में आकर पूछा, ये कौन सा ताबीज था? बिजली का ताबीज। लू युआन ने छिपाया नहीं, बिजली का ताबीज, ये नाम तो सही है। शी फियर ने कहा। जब वे जंगल से बाहर आए तो दोनों को संकेत मिला। बधाई हो, आपने डबल हेडेड डेमन वुल्फ जंगल को 15 मिनट 57 सेकंड में पास किया। आपने नया रिकॉर्ड बनाया। इस संकेत के बाद लू युआन का सिस्टम फिर से बोला, बधाई हो, आपने एक नया जंगल पास रिकॉर्ड बनाया। उपलब्धि प्रोफेशनल प्राप्त हुई। बुनियादी आंकड़े 10%। उपलब्धि का प्रभाव। लू युआन के मन में एक विचार आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई आश्चर्य होगा। 10% बुनियादी आंकड़े, जितना अधिक स्तर होगा उतना अधिक प्रभाव। उसने तुरंत अपने आंकड़े देखे। उपलब्धि के अतिरिक्त आंकड़े देखकर वो बहुत संतुष्ट हुआ। हालांकि अभी ज्यादा नहीं, लेकिन ये स्तर वृद्धि से कहीं अधिक मजबूत था। शी फियर बहुत उत्साहित थी। हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वापस जाकर मैं अपनी बड़ी बहन को जरूर बताऊंगी। वो इतनी उत्साहित लग रही थी, मानो वो अपनी बड़ी बहन को बताने
के लिए बेताब हो। लू युआन ने उसकी बात सुनकर सोचा कि वो उस बड़ी बहन के साथ काफी करीब होगी। उसे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बड़े परिवारों के बच्चों का एक दूसरे को जानना सामान्य है। रिकॉर्ड तोड़ दिया। लू युआन ने सिर हिलाया। अब उसका उत्साह खत्म हो गया था। अब हम किस जंगल में चलें? शी फियर ने पूछा। जो चलो, बाकी जंगलों में कोई खास अंतर नहीं, लू युआन ने कहा। बाकी जंगलों में अनुभव डबल हेडेड डेमन वुल्फ जितना अच्छा नहीं था, इसलिए किसी भी जंगल में जाना एक जैसा था। उन्होंने सबसे लंबी कतार वाला जंगल चुना। अंदर जाकर आसानी से स्तर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। कोई दुर्घटना नहीं हुई। जंगल में स्तर बढ़ाने का समय कभी कभी कतार में लगने के समय से भी कम होता था। धीरे धीरे आखिरी जंगल आ गया। जब लू युआन ने जंगल के आखिरी राक्षस को मारा तो उसे स्तर बढ़ने का संकेत मिला। 20 स्तरीय पागल कुत्ते को मारा। 60 अनुभव अंक। बधाई हो, आप स्तर 20 पर पहुंच गए। बधाई हो। स्तर 5 पर पहुंचने पर नया ताबीज मिला। हिम ताबीज 100 हिम टुकड़े उत्पन्न कर सकता है। मंद प्रभाव, शक्ति स्तर के साथ बढ़ती है। लू युआन ने हिम ताबीज का विवरण देखा। ये एक और हमला करने वाला ताबीज था और अलग तत्व का था। अलग अलग राक्षसों के लिए एक और विकल्प। लू युआन ने जंगल में बचे कुछ राक्षसों को भी साफ किया। फिर शी फियर के साथ बाहर आया। तब तक शाम हो चुकी थी। शी मिस, अब से मैं कुमुजेन जाऊंगा। जब तुम 20 स्तर पर पहुंच जाओ तो फिर से सहयोग कर सकते हैं। लू युआन ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे मिस क्यों कहते हो? मुझे फियर कहो। शी फियर ने कहा, ठीक है फियर, मैं चलता हूँ। लू युआन ने आसानी से कहा। लू युआन के जाने के बाद शी फियर का बॉडीगार्ड आया और उसके सामने झुककर बोला, मिस, बधाई हो, आप पेशा बदलने के और करीब पहुंच गई हैं। मुझे उम्मीद है कि पेशा बदलने के बाद आप और मजबूत होंगी ताकि आप मास्टर ये को चैन से रख सकें। शी फियर ने धीरे से कहा। हाँ, बॉडीगार्ड ने दृढ़ता से कहा। उस दिन लू युआन सीधा नंबर 5 जंगल क्षेत्र में गया। यहाँ कुमू शेन्युआन प्रसिद्ध था, जो पेशा बदलने से पहले स्तर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। बेशक, बशर्ते आपके पास पर्याप्त ताकत हो। इस जंगल का प्रवेश सीमा 20 स्तर थी। इससे पहले लू युआन के पास 20 स्तर से अधिक की क्षमता होने के बावजूद वो अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन अब वो 20 स्तर पर पहुंच गया था, इसलिए वो जल्दी से अंदर जा सकता था। कुमू शेन्युआन में राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी और इसे बार बार प्रवेश किया जा सकता था। उन जंगलों की तरह नहीं जिन्हें एक बार पास करने के बाद दोबारा नहीं जाया जा सकता था। बेशक, कुमू शेन्युआन का खतरा अन्य जंगलों से बहुत अधिक था। हर साल वहाँ मरने वालों की संख्या कम नहीं थी। लू युआन यहाँ आया। कुमू शेन्युआन के बाहर बिल्कुल भी कतार नहीं थी। वो सीधा अकेले अंदर गया। जब वो जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने पाया कि वो एक विशाल गुफा में है। गुफा नीचे की तरफ ढलान पर थी। गुफा के दोनों तरफ कुछ अजीब सड़े हुए राक्षस रेंग रहे थे। ये 20 स्तरीय सड़े हुए रेंगने वाले जीव थे जो कछुओं की तरह धीरे धीरे रेंग रहे थे। उनसे दुर्गंध आ रही थी। वे धीरे धीरे रेंगते हुए खतरनाक नहीं लगते थे, लेकिन अगर कोई उनके पास से गुजरता तो वे धातु के तीर छोड़ते थे। हालांकि लू युआन के लिए ये बहुत आसान था। उसने सीधा विस्फोटक ताबीजों से रास्ता साफ करना शुरू किया। विस्फोटों के साथ लगातार संकेत आ रहे थे। 20 स्तरीय सड़े हुए रेंगने वाले जीव को मारा, 100 अनुभव अंक। 20 स्तरीय सड़े हुए रेंगने वाले जीव को मारा, 100 अनुभव अंक। हालांकि एक राक्षस से सिर्फ 100 अनुभव मिलता था, लेकिन यहाँ सड़े हुए रेंगने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक थी। लू युआन नीचे की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में राक्षसों को मारता रहा। लगभग 200 मीटर नीचे जाने के बाद सड़े हुए रेंगने वाले जीव गायब हो गए और सामने कुछ चलते हुए कंकाल दिखे। इन कंकालों के शरीर पर नीली लपटें थी जो और भी भयावह लग रही थी। वे अजीब आवाजें निकाल रहे थे और लू युआन को देखते ही उस पर झपटे। तुम लोग बिजली का स्वाद चखो, ऐसे भूतिया राक्षसों के लिए। लू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ उठाकर बिजली के ताबीज फेंके। बिजली गरजी। इन कंकालों को भागते भागते बिजली ने राख कर दिया। हर बिजली के साथ कई अनुभव संकेत आ रहे थे। कंकालों के एक पूरे रास्ते को पार करने के बाद लू युआन 2 चौराहों पर आया, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। ये कुमू शेन्युआन की एक और विशेषता थी। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं चौराहे बढ़ते जाते हैं। कुमू शेन्युआन में कितने चौराहे हैं इसका पता अब तक कोई नहीं लगा पाया है। कुमू शेन्युआन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति जब तक उसमें ताकत है बस अंदर जाता रह सकता है। 2 घंटे बाद जंगल आपको अपने आप बाहर भेज देता है। 2 घंटे का समय। अब तक कोई कुमू शेन्युआन के अंत तक नहीं पहुंच पाया है। लू युआन जानता था कि बहुत सोचने का कोई फायदा नहीं। उसने सीधा दाईं तरफ का रास्ता चुना। अंदर जाते ही कुछ सड़े हुए भेड़िए उस पर झपटे। ये भेड़िए भी 20 स्तर के थे। स्तर में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन सड़े हुए भेड़ियों के झुंड का सामना करना कई पेशा वालों के लिए बहुत मुश्किल होता था। सौभाग्य से लू युआन के पास मजबूत आग्नेयास्त्र था। उसने हाथ उठाकर विस्फोटक ताबीज फेंके। सड़े हुए भेड़िए खून और मांस के टुकड़ों में बिखर गए। कुछ और दूरी तय करने और सड़े हुए भेड़ियों को मारने के बाद लू युआन दूसरे चौराहे पर आया और उसका स्तर बढ़कर 21 हो गया। लू युआन ने पहले अपने आंकड़े देखे। पाया कि हर स्तर पर जीवन 500, ताकत, रक्षा, चपलता 50, जादू 200, जादू ऊर्जा 400। हर स्तर पर 10,000 अधिक अनुभव की जरूरत होती है। स्तर बढ़ाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। लू युआन ने फिर दाईं तरफ का रास्ता चुना। अगले रास्ते के राक्षस कुछ आग सुअर थे। इन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट सुअर कहा जाता था, जो मनुष्यों को देखते ही सीधा उन पर झपटते और फट जाते। उनका शरीर एक टाइम बम की तरह होता था। ये सबसे खतरनाक छोटे राक्षसों में से एक थे और सबसे बुरी बात ये थी कि अगर वे खुद को उड़ा लेते तो आप बच जाते, लेकिन आपको कोई अनुभव नहीं मिलता।
अनुभव पाने के लिए पेशा वाले को ही मारना होता है। ऐसे खतरनाक और अनुभव न देने वाले राक्षसों को कोई नहीं देखना चाहता। लू युआन ने उन्हें देखते ही तुरंत हिम ताबीज बुलाया। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट सुअर खुद पर आग लिए हुए थे, तो हिम ताबीज उनकी आग बुझा दे। उसने हिम ताबीज फेंके, बर्फ जमीन पर फैल गई। एक पारदर्शी बर्फीली सड़क बन गई। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सुअरों की आग बुझ गई। बर्फ ने उनके शरीर को छेद दिया। वे गायब हो गए और बर्फ धीरे धीरे पिघल गई। हालांकि गुफा गर्म थी, लेकिन अब उसमें ठंडक थी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सुअरों को मारकर वो आगे बढ़ा। फिर एक चौराहे पर आया। इस बार उसने बाईं तरफ का रास्ता चुना। राक्षसों का स्तर बदल गया, 20 से 21 हो गया। हालांकि हर स्तर पर सिर्फ 10 अनुभव अंक अधिक मिलते थे, लेकिन राक्षसों की संख्या इतनी अधिक थी। हर अतिरिक्त अनुभव एक बड़ी संख्या बन जाता था। 10 अनुभव का तो कहना ही क्या। इस गति से 2 घंटे में शायद ही कोई मजबूत राक्षस दिखे। ये जगह समूह स्तर बढ़ाने के लिए उपयुक्त थी। बाकी पार्ट जारी है।